आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका मेन मकसद ये है कि मान लो घरों में कभी कोई बच्चा पतंग उड़ा रहा है या छत पे चढ़ा है या बच्चा चारपाई से नीचे गिर जाता है, कोई छोटा बच्चा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके दिमाग में चोट आई है या हेड इंजरी है। हेड मैंने सिर, इंजरी मैंने चोट। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो व्यक्ति है, चाहे वो छत से गिरा हो या मोटरसाइकिल से गिरा हो या कोई बच्चा झूले से नीचे गिरा हो, तो इसके दिमाग में कहीं चोट तो नहीं आई। तो दिमाग में चोट आने को हम क्या कहेंगे? हेड इंजरी। तो हेड इंजरी के लिए अब लेबोरेटरी में तो टेस्ट के लिए हम बाद में लेके जाएंगे, पर अपने घर के लेवल पे हमें कैसे पता चलेगा कि इस बच्चे को या इस व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम आई है? तो आप कॉपी पे लिख लो, साइंस ऑफ हेड इंजरी, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हेड इंजरी। सिम्टम्स मीन्स जो बातें हम महसूस करते हैं। तो अगर कोई छत से गिर जाता है नीचे, तो सबसे पहले तो कहेगा कि मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है। तो लिख लो फर्स्ट पॉइंट, सीवियर हेडेक। सीवियर मीन्स बहुत अधिक, हेडेक मीन्स सिर में दर्द, सीवियर हेडेक। सेकेंड, समटाइम्स ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, माउथ या आईज में भी ब्लड आ जाता है। तो उस ब्लड को हमें देख के पता चलता है कि ये ब्लड कहाँ से आया। तो जो जहां से हमारी नर्व्स ब्रेन में से आ रही हैं, उसी सुराख में से ब्लीडिंग भी बाहर, ब्लड भी बाहर आता है। तो बच्चे के नाक से खून आ सकता है, मुंह से आ सकता है, कान से आ सकता है, या आंखों की जहां पुतली होती है उसके चारों तरफ भी ब्लड आ सकता है। तो ब्लीडिंग इन द डिफरेंट पार्ट्स जो हेड से रिलेटेड है। फिर पेशेंट कहेगा मुझे चक्कर आते हैं। तो चक्कर को हम गिडीनेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? गिडीनेस। तो चक्कर आना, पेशेंट कहेगा मुझे चक्कर आ रहे हैं, या फिर वो कहेगा कि मुझे बिस्तर पे लिटा दो, मुझे नींद आ रही है, मेरा सोने का मन कर रहा है। फिर नेक्स्ट सिम्टम क्या है? जी मिचलाना और उल्टी आना। तो ये हमारे किसी भी पेशेंट को जब हम घर के लेवल पे ये पॉइंट्स देखते हैं जिसमें इंजरी, हेड इंजरी के हिस्ट्री है कि छत से गिर गया या कहाँ से गिर गया, और वो पेशेंट ही हमें ये बताता है कि मुझे सिर में बहुत तेज दर्द है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुंह से या नाक से आ रहा है, या उसका जी मिचला रहा है और वॉमिटिंग आने का मन कर रहा है, या वो सोचता है कि मुझे नींद सी आ रही है, मुझे बिस्तर पे लिटा दो। तो जब हम किसी भी व्यक्ति में या किसी भी बच्चे के जिसमें हिस्ट्री आती है छत से गिरने की या पलंग से गिरने की या कहीं से गिरने की, सिर में चोट आने की, तो ये उसके मेन सिम्टम्स होते हैं। ठीक है। कई बार होता है कि हम माँ बाप कहते हैं अरे ये बच्चा तो बड़ा घबराया हुआ है, इसको ऐसे कर दो, सुला दो या हल्दी वाला दूध पिला दो, है ना, ऐसे बोलते हैं, हल्दी वाला दूध पिला दो या इसको थोड़ी देर सो जाने दो, ये डरा हुआ है, सहमा हुआ है। तो अगर हम उन्हें देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि भी ये उसको नींद आ रही है हेड इंजरी की वजह से है, या हमने कोई नींद की दवाई उसको दे दी है तो ये उसकी वजह से है। इसके अलावा अगर कोई बच्चा ये हिस्ट्री देता है तो उसको मुंह से कुछ नहीं देना, जैसे कि हल्दी वाला दूध दे दो। तो आप कहेंगे मैडम पुराने जमाने में तो जब भी कोई गिर जाता था तो यही कहते हैं हल्दी वाला दूध पिला दो, क्योंकि हल्दी से ब्लीडिंग कंट्रोल होती है और एंटीसेप्टिक लोशन वो दवाई है। ये बेटे मैं इसलिए कह रही हूँ, अगर किसी वजह से हम इसको हम हॉस्पिटल ले जाते हैं और वो कहते हैं कि इसके सिर में बहुत तेज ब्लीडिंग हो रही है और इमीडिएट ऑपरेशन करना है, तो अगर आपने दूध वूध पिला दिया तो पेट तो भरा हुआ है दूध से, तो पेशेंट डॉक्टर कहेगा अरे भैया आप तो ये कुछ, और कई कई पेरेंट्स से होते हैं जाते जाते ना इसको डबल रोटी या ब्रेड या मक्खन भी खिला दो, पता नहीं अस्पताल में कितना समय लगेगा। तो ये हमारी सोच गलत है। हमें पेशेंट को अगर हॉस्पिटल ले जाना है तो घर के लेवल पे एक आध घुट पानी अलग बात है, पर कुछ खिला पिला के हम नहीं ले जाएंगे। तो जब हम ये सारे लक्षण होने पे पेशेंट को हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो डॉक्टर्स कुछ स्पेशल टेस्ट करते हैं जिसके माध्यम से या जिससे हमें ये पता चलता है डॉक्टर्स को कि इसके दिमाग में चोट आई है या ब्लीडिंग हुई है, क्योंकि बाहर से तो हमारे स्कल बंद है,
ऊपर बाल भी है, खोपड़ी भी है, तो पता थोड़ी है कि ब्रेन में कितना हेमरेज हुआ है। तो इसके लिए हमारे कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं। तो आप सबने पहले एक्सरे तो सुना ही होगा। हमारे बाजू टूट जाती है तो भी हम एक्सरे कराते हैं, छाती का एक्सरे कराते हैं। तो जब भी बेटे हम एक्सरे कराते हैं, इस पॉइंट पे मैं आपको ये बताना जरूरी समझती हूँ, जो एक्सरे करते हैं उसमें 3 चीजों का इस्तेमाल होता है। एक तो एक्सरे मशीन जिसमें से किरणें निकलती है, दूसरा एक्सरे की फिल्म, तीसरा जिस पार्ट का हमने एक्सरे करना है। तो जिस पार्ट का भी हमने एक्सरे करना है उसके नीचे जो है एक्सरे की फिल्म रखी जाती है और सामने से एक्सरे की किरणें डाली जाती है। अगर हम बेटे अपने शरीर को देखें तो हमारे शरीर का एक आगे का हिस्सा होता है जिसको हम फ्रंट कहते हैं, जिसमें माउथ है, नोज है, आईज है, ये हमारी बॉडी का फ्रंट पोर्शन है। और जहां हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी है वो हमारा बैक है। तो फ्रंट को डॉक्टरी भाषा में एंटीरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीरियर। एंटीरियर ए से शुरू होता है और बैक जो हमारी है पोस्टीरियर। तो मैं बच्चों को आमतौर पे याद करने के लिए ऐसे सिखा देती हूँ, आ से आगे और आ से एंटीरियर, पी से पोस्टीरियर और पी से ही पा से ही पीछे। तो पीछे वाले हिस्से को हम पोस्टीरियर कहेंगे, दोनों पा से स्टार्ट होते हैं, और आ से आगे और आ से एंटीरियर। तो जब हम फिल्म रखते हैं तो डॉक्टर पूछता है कि इसका कौन सा पोज लेना है, यानी व्यू लेना है। जैसे मान लो आप स्कूल के फॉर्म में फोटो लगाते हो तो आपके फ्रंट से फोटो खींची जाती है, और अगर हमने किसी जगह फोटो अपनी भेजनी है तो हमेशा लड़कियां अपनी साइड पोज देती हैं, थोड़ा तिरछा और जब बैठती हैं तो लेटरल, बाल खुले हुए, जो भी, चलो वो एक अलग बात। तो आगे जब हम इंटीरियर बोलते हैं तो जिस रास्ते से किरणें जाती हैं हम उससे कहते हैं। तो अगर मुझे अपनी छाती का एक्सरे कराना है, या सपोज करो पहले मैं अपनी बाजू का एक्सरे कराना है, तो बाजू के एक्सरे में क्या होगा, जो हमारी हथेली वाला ये आगे वाला हिस्सा होता है, तो एक्सरे की किरणें यहाँ डलेंगी और बाजू के नीचे एक्सरे की फिल्म रखेंगे। तो इसको कहते हैं एपी व्यू। क्या बोलेंगे? एपी व्यू, क्योंकि किरणें आगे से पीछे जा रही है। हमारे शरीर के बेटे जितने एक्सरे हैं तकरीबन सभी एपी व्यू के हैं, सिवाय एक एक्सरे। तो आप कहेंगे मैडम वो कौन सा एक्सरे है जो एपी नहीं है? वो हमारा छाती का एक्सरे है। तो कभी भी आपने छाती का एक्सरे कराया होगा तो देखा होगा कि जो एक्सरे टेक्नीशियन है वो एक्सरे की फिल्म सामने रखते हैं छाती पे, जिस तरह पसलियां हैं और छाती की ग्लैंड्स होती हैं, और किरणें पीछे से आती हैं। तो अब छाती के एक्सरे के लिए किरणें कहाँ से आई? पीछे से आगे। तो इसीलिए हम इसको पीए व्यू कहते हैं। समझ आ गया बेटे? तो इसी तरह अगर हमारे सिर पे चोट लग जाए या बच्चा गिर जाता है तो हम पूछते हैं कि बच्चा जब गिरा था कौन से बल गिरा था, यानी किस तरफ से गिरा था। तो उस दिन पढ़ाया था ना कि फ्रंटल बोन्स होती हैं, तो हम कहेंगे फ्रंट पे, माथे पे चोट लगी है, तो एक्सरे वाले माथे के तरफ एक्सरे की फिल्म रख के फोटो खींचेंगे। तो पहला हमारा टेस्ट है एक्सरे। ठीक है, पहला टेस्ट कौन सा है हमारा? ये। सेकंड है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन का मतलब होता है बेटे डॉट डॉट डाल के किसी चीज की फिगर बनाना। तो सीटी स्कैन, पहले टेस्टों के नाम लिख लो। तीसरा टेस्ट है हमारा ईईजी। ईसीजी तो आपने सुना है ना? ईसीजी में आपको हमेशा बताया है सी जो है कार्डियो है, और कार्डियो का मतलब हार्ट है। जो जो दिल का हम तारों का टेस्ट करते हैं, दिल में के ऊपर जो छाती पे तारें लगा के, उसको ईसीजी कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ई से इलेक्ट्रो, सी से कार्डियो, और ई से उसका जो हम ग्राफ बनाते हैं या जी बोलते हैं, ईसीजी। जी मीन्स ग्राफ जो बनाता है। इसी तरह अगर हम ब्रेन का तारों का टेस्ट करते हैं तो उसमें ईईजी बोलते हैं। तो सी को किसने रिप्लेस किया? ई ने। तो इसकी फुल फॉर्म बेटे क्या हुई? ई से इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मैंने बिजली, ई से जो सेकेंड ई है उसका मतलब एनकैफ्लो, एनकैफ्लो का मतलब होता है ब्रेन।
तो आप चाहे ये वर्ड एनकेफ्लो नहीं भी लिख पाते तो ये समझ लो जहाँ EEG लिखा गया है इसके आगे एरो लगा के लिख लो तारों का टेस्ट, ब्रेन का, दिमाग का। तो जो ब्रेन का तारों का टेस्ट होता है उसको हम EEG कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया बेटे? ये हमारा एक और टेस्ट हो गया। इसके बाद हमारा एक आपने बहुत सुना होगा, MRI बोलते हैं, MRI। ठीक है, MRI क्या चीज है बेटे? ये मैग्नेट है, इसमें कोई किरणें नहीं होती। मैग्नेट किसको कहते हैं? चुंबक को। तो इसमें किरणें ना होके चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। तो कहेंगे, आप कहेंगे मैडम चुंबक का कैसे? चुंबक तो बड़ी छोटी सी होती है। नहीं, ये चुंबक बेटे बहुत बड़ी चुंबक है। जैसे इंग्लिश का वर्ड यू होता है ना, यू। या आप देखो घोड़े की पैर में जो नाल लगाते हैं वो भी यू शेप है। तो इस तरह का ये मैग्नेट यू शेप का होता है, जो बहुत बड़ा मैग्नेट होता है। आर का मतलब है रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब होता है गूंज। और आई का मतलब है इमेज। तो इसको समझाने के लिए MRI में कोई किरणें नहीं इस्तेमाल होती जैसे एक्सरे में हुई थी। इसमें एक बहुत बड़ा मैग्नेट होता है। तो पेशेंट को वो जो यू सा बना है उसके अंदर मैग्नेट के वो जो टेक्नीशियन होता है वहां लिटा देता है। तो कमर, वो टेबल होगा, कमर हमारी टेबल पे होगी, सिर ऊपर होगा, और जो हमारा सिर है किस पे रेस्ट करता है? जैसे हमारा तकिया होता है, तो यहाँ जो यू बना है उसके बीच में हमारा सिर आए। ठीक है, तो आपको और अच्छा बेटे समझने के लिए, हमारे एक एनिमल है या बर्ड है, उल्लू होता है। तो उल्लू को रात को कैसे पता चलता है कि सामने कोई चीज तो नहीं है? वो क्या करता है? मुंह से सीटी बजाता है, सीटी बजाते जाता है। अगर सीटी की आवाज सीधी सीधी निकल जाती है तो इसका मतलब सामने कोई चीज नहीं है। अगर सीटी की आवाज टकरा के कोई सामने अगर कोई चीज हो तो वापस आती है, तो उसको पता चल जाता है कि सामने कोई चीज है, मैं अपना रास्ता थोड़ा बदल लूं। इसी तरह जब हम वहां लेटे हैं तो वो जो मशीन है उसके बीच में हमें लिटाया है, तो जो मैग्नेट की किरणें सारी निकलती जाएंगी। और अगर दिमाग में कहीं ब्लड क्लॉट है, कोई रसोली है या कोई पस है, तो वहां पे मैग्नेट की किरणें रुक जाएंगी। तो रुकने के बाद वो एक धब्बा सा या डॉट बना देगी। तो उस डॉट से हमारे पास एक फिगर सी बन जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि इसके ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम है। चाहे आपको ये पूरा ना भी समझ आए, पर कम से कम ये जरूर पता होना चाहिए MRI होता क्या है। ठीक है, तो MRI भी हम कर सकते हैं। और एक स्पेशल टेस्ट जो हमने परसों या कल पढ़ा था, वो कौन सा था? CSF पढ़ा था ना। दिमाग के चारों तरफ एक फ्लूइड होता है, जिसमें से अगर ब्लड हो तो लंबर पंचर करके निडल से फ्लूइड लेते हैं टेस्ट के लिए, तो उससे हमें पता चल जाता है कि दिमाग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये तो बेटे हमारे बेसिक टेस्ट हुए। तो जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर लिख के देगा, जाके ये जो एक्सरे डिपार्टमेंट है या जहाँ MRI होता है वहां चले जाओ और ये टेस्ट करा लो। पर कई बार हमें ये डेट दे देते हैं, पर हमें पूछना भूल जाता है कि डॉक्टर साहब मैंने MRI कराने के लिए मरीज को लेके आना है, तो कोई खास तैयारी करनी है? तो आप लिख लो, MRI कराने से पहले जानने योग्य बातें। ये बातें हमें सब नर्सेस को सबको पता होना चाहिए। क्योंकि पड़ोस वाला पूछता है, दीदी मैं तो पूछ के नहीं आया, कल मेरा MRI है तो क्या कराना है, मुझे कैसे जाना है? तो आपको ये 4 पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो लिख लो, MRI कराने से पहले जानने योग्य बातें, मतलब ये बातें हमें जरूर पता होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट, सिर धो के जाना है। और सिर किससे धोना है? शैम्पू से, लक्स साबुन से नहीं धोना। आप कहेंगे मैडम क्यों? मैं, हमारे घर में तो सारे साबुन से सिर धोते हैं, कपड़े धोने वाले से भी हम धो लेते हैं। क्योंकि ये जितने हमारे साबुन होते हैं ये ग्रीजी होते हैं, है ना, क्रीमी होते हैं। तो अगर हम इनसे सिर साफ करेंगे तो बालों के ऊपर इस चीज की एक परत आ जाएगी, तो जिससे जो किरणें हैं उनको पास होने में परेशानी होगी और हमारी रिपोर्ट हो सकता है गलत भी आए। तो
पहला पॉइंट क्या है, जब भी एमआरआई कराने जाना है बालों को अच्छी तरह शैम्पू से साफ करना, पहला पॉइंट। सेकंड, नो ऑयल। नो ऑयल मीन्स बालों में तेल नहीं लगाना। कई बार मम्मियां कहती हैं क्या ये सूखे बाल रखे हुए हैं, उड़ रहे हैं, जरा सा तेल लगा ले और अच्छी तरह कंघी करके जा, ये बाल सारे बिखरे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारा एमआरआई हो रहा है तो बालों में तेल नहीं लगाना, क्योंकि बालों के ऊपर तेल की एक परत आ जाएगी जो कि मैग्नेट की किरणों को रोकेगी और हमारी रिपोर्ट गलत आएगी। ठीक है बेटे, अब ये 2 पॉइंट्स तो हो गए। तीसरा पॉइंट है खाली पेट जाना है, कुछ खा पी के नहीं जाना। तो आप कहेंगे मैडम ये तो पेट का थोड़ी एक्सरे हो रहा है, एमआरआई हो रहा है, ये तो दिमाग का हो रहा है। वो बेटे इसलिए है कि जब हम पेशेंट को अंदर ले जाएंगे तो पेशेंट कई बार सिर ही हिलाता रहता है, जैसे फोटो खिंचाते हैं तो कहते हैं ना हिलना नहीं, और हम गर्दन हिला के कहें नहीं सर जी मैं नहीं हिल रहा, अरे गर्दन तो हिला रहे हो, हिल कैसे नहीं रहे हो, है ना। या लेटे लेटे आपको छींक आ गई तो वो तो आपकी एमआरआई से इमेज लेने लगा था, आपने छींक लगा दी और रेस जो है वो टेढ़ी चली गई। जैसे फोटोग्राफर कहता है प्लीज अब हिलना नहीं, तो इस तरह से अगर पेशेंट कोऑपरेट नहीं करता, हिलता फिर भी हिलता जाता है, या वो कहता है कि यहाँ अंधेरे में ना मुझे मच्छर काट रहा है और नाक के उंगली रख के या सिर खुजाने लगता है, तो भी रिपोर्ट गलत आएगी। तो जब मरीज इस तरह की हरकतें करे तो हम क्या करते हैं, नींद की दवाई का थोड़ा सा इंजेक्शन लगा देते हैं जिसका असर तकरीबन आधे घंटे तक या पौने घंटे तक रहेगा, और इससे हम उसकी एमआरआई अच्छी तरह तसल्ली से कर सकेंगे। समझ आया। तो पहले तो पेशेंट को बेटे हमने सीधा लिटाया तो सीधे से फोटो आ गई। अब वो जो मैग्नेट को हम घुमाएंगे जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं, पेशेंट का टेबल थोड़ी घुमाएंगे, फिर तो पेशेंट नीचे गिर जाएगा। तो पेशेंट तो टेबल पे ही लेटा रहेगा, एमआरआई की मशीन घूमेगी। अब पहले तो उसके सिर के नीचे थी, अब वो लेफ्ट साइड में चली जाएगी, लेफ्ट साइड से किरणें ले लेगी, फिर सिर के सामने फ्रंट पे आ जाएगी, फिर राइट साइड में चली जाएगी। जैसे कि पूरा चक्कर घड़ी लगाती है, ऐसे ही मैग्नेट की मशीन भी पूरा चक्कर लगा के उस व्यक्ति का वो खींच लेगी। तो नींद का इंजेक्शन हमें कब देना पड़ेगा, अगर पेशेंट कोऑपरेट नहीं करता। पर अगर पेशेंट आपका समझदार है और वो आपकी बात मानता है तो फिर देने की जरूरत भी नहीं है। पर हमें ये थोड़ी पता है कि वहां जाके क्या माहौल बनेगा या पेशेंट कैसे बिहेव करेगा, इसीलिए हम पेशेंट को कहते हैं कि आपको खाली पेट आना है, कुछ खा पी के नहीं आना। अगर खा पी के आएगा और हम नींद का इंजेक्शन देंगे तो कई बार उल्टियां शुरू हो जाती है। समझ आया। 3 पॉइंट्स तो मैंने ये बताए। अब चौथा पॉइंट सुनो। आप सोचेंगे मैडम ये भी एक पॉइंट है क्या, वो ये पॉइंट है कि जब उसका एमआरआई खत्म हो गया, अब नींद का इंजेक्शन लगा के किया, अब पेशेंट को वो ट्रॉली पे लिटा देंगे और बाहर तक ले आएंगे और कहेंगे इसको अब घर ले जाओ। तो आप कहेंगे ये तो चल नहीं सकता, इसको तो नींद आ रही है, आपने इसको नींद का या बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। तो वो कहेंगे कि जी हमारे यहाँ वार्ड तो है नहीं जो इसको एडमिट करें, तो आप एम्बुलेंस करके हम इसको एम्बुलेंस में शिफ्ट कर देते हैं, तो आप घर ले जाओ। तो आप कहते नहीं मेरे पास अपनी गाड़ी है। अगर गाड़ी में उन लोगों ने पकड़ के लिटा भी दिया तो घर जब चले जाओगे तो कार से घर से कमरे में कौन लिटाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एम्बुलेंस लेनी पड़ेगी। तो अगर अब हम एम्बुलेंस कहते हैं तो वो कहेंगे 700 रुपया जमा करा दो। आप पूछेंगे वो किस चीज के, एम्बुलेंस से पेशेंट आपका जा रहा है अपने घर। और अगर एमआरआई कराने से पहले उनसे पूछते हो भैया जी ये जो आप एम्बुलेंस की फैसिलिटी दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं, ये फ्री मिलेगी या पैसे लगेंगे, तो वो सोचेगा अरे भाई इसको तो पता है। तो वो सोचता अगर मैं पैसे मांग लूंगा तो साथ वाली दुकान तो फ्री दे रहा है एम्बुलेंस सर्विस, क्योंकि उनका तो ड्राइवर भी खड़ा रहता है, उसने तो तनख्वाह लेनी ही लेनी है। तो फिर वो लेबोरेटरी वाले कहते हैं नहीं एम्बुलेंस की सर्विस जो है बिल्कुल फ्री है, हम घर से मरीज ले भी जाएंगे और घर के अंदर तक छोड़ के भी जाएंगे। और अगर ये बात आप नहीं पूछते और एमआरआई कराने के बाद कहते हो हमें एम्बुलेंस दे दो, तो वो कहेंगे 750 रुपये जमा करा दो आप। समझ आया बेटे। तो इसका मतलब एमआरआई कराने से पहले
जो हमारे 4 जानने योग्य बातें हैं वो कौन सी हैं, लिख लो कॉपी पे, घर जाके भूल जाओगे। फर्स्ट, हेयर शैम्पू, बालों को धोना है शैम्पू से। नो ऑयल, तेल नहीं लगाना। खाली पेट, ठीक है, कुछ खा के नहीं जाना। और चौथा, एम्बुलेंस की सुविधा, फ्री एम्बुलेंस सर्विस, ठीक है। तो अगर हम ये सारे पॉइंट्स उनको कह देते हैं तो पेशेंट का एमआरआई हो जाता है। तो एमआरआई में आ जाएगा कि इसके ब्रेन में ब्लड क्लॉट है और कौन सी पोजीशन में, ठीक है। तो एमआरआई ये हो गया, और जानने योग्य बातें भी मैंने बताई। और इससे पहले कौन सा बताया था, सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अगर उसके दिमाग में ब्लीडिंग है तो जो हमने फ्लूइड लिया था, फ्लूइड कैसे लेते हैं, कल पढ़ाया था, लंबर पंचर से। जो रीढ़ की हड्डियां लंबर वर्टिब्रा हैं उनके बीच का कॉर्क सबसे बड़ा होता है ना, तो नेचुरल नीडल डालने में आसानी होती है। तो जो पानी हम वहां से लिक्विड लेंगे उसको टेस्ट के लिए भेज देंगे, तो लेबोरेटरी वाला कहेगा इसमें तो आरबीसी है, यानी रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल कहाँ से आए, ब्लड से आए। तो इसका मतलब इसकी ब्रेन में ब्लीडिंग हो रही है और इसीलिए इसको बेहोशी छा रही है, और इसीलिए पेशेंट के सिर में बहुत ज्यादा दर्द है। समझ आ गया। तो इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ता है। तो आप कहेंगे मैडम सिर में चोट आई है तो इसका ऑपरेशन कैसे करेंगे, क्या इसकी खोपड़ी को आरी से काटेंगे या इसको कैसे ये हड्डी को तोड़ेंगे या हथौड़ी से तोड़ेंगे। तो इसके लिए बेटे ऐसे है जैसे आपने दीवार में कील लगाना हो। मैम एक सवाल स्क्रीन पे दिए गए हैं कुछ इसी से रिलेटेड कि एमआरआई स्कैन के लिए जाने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो यही कुछ 4 पॉइंट्स पे हैं। जी मैम, तो कुछ क्विज टाइप का एक क्वेश्चन सबकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, सभी लोग उसका जवाब दे सकते हैं। सीएसएफ ना पहले बता दूं, चलो अच्छा दो स्क्रीन पे कौन सा है, मेरे स्क्रीन पे भी आएगा क्या पता नहीं, या मुझे बता दो कौन सा क्या सवाल है, बता दो मुझे। मेरे स्क्रीन पे तो क्वेश्चन आ नहीं रहे, आपके पास आ रहे होंगे। आप मुझे सवाल पढ़ के बता दो स्क्रीन पे आपके कौन से हैं। एमआरआई में कौन सी चीज, एमआरआई कराने से पहले कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो उससे उसको जानने के लिए जैसे अभी आपने 4 पॉइंट बताए सभी पार्टिसिपेंट्स को, तो उसको सही तरीके से सभी लोगों ने सुना है और समझा है। वो जानने के लिए एक क्वेश्चन सबकी स्क्रीन पे डाला है कि हमें कौन से ऐसे 4 पॉइंट हैं जो याद रखने चाहिए एमआरआई को कराने से पहले। तो क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन ऐसे बना दिया है। हाँ जी, तो मैंने क्वेश्चन सॉरी बोलो। तो क्वेश्चन मैंने ऐसे बना दिया है कि बिफोर अंडरगोइंग एमआरआई टेस्ट व्हाट वी शुड कीप इन माइंड, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। तो सभी लोगों को वो सिलेक्ट करना है उन ऑप्शंस में से। तो मैंने ऑप्शंस लिखे हैं, वॉश योर हेड विद शैम्पू, वियर सिंपल क्लोथ्स, नो ऑयल ऑन द हेयर, ईट लाइट मील, हैव अ एम्प्टी स्टमक, इंक्वायर अबाउट एम्बुलेंस सर्विस फॉर पिकिंग एंड ड्रॉपिंग द पेशेंट। तो इसमें से कौन से वो 4 सही पॉइंट हैं, ये सबको सिलेक्ट करना है। हाँ, तो लाइट मील्स नहीं है, वो खाली पेट जाना है। जब मैं ये कह रही हूँ बिना खाए जाना है तो इट मीन्स लाइट मील कहाँ से आ गया। लाइट मील तो ब्रेड और दूध भी लाइट मील है, बिस्किट और दूध भी, या पानी भी है। तो वी शुड नॉट टेक ऑल दीज थिंग्स। तो हमें कोई ऑयल नहीं लगाना। तो बेटे ऐसे करते हैं, पहले मैं ये सेशन पूरा कर लूं, फिर जो इस लेसन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या मैं क्वेश्चंस बताऊंगी कि ये 5 क्वेश्चंस आप घर से करके लाओगे या इनको लिखोगे। अगर शिवा आप भी बताओगे दैट इज इक्वली गुड। तो सेशन के बाद आप मुझे बताइए कि ये पॉइंट्स आज हमने इनको होमवर्क के लिए या जानने के लिए दिए हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। जैसे कि फॉर एग्जांपल लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था सीएसएफ। तो व्हाट इज सीएसएफ, दिस इज अनदर क्वेश्चन। एंड सीएसएफ लेने के लिए हाउ वी विल टेक द सीएसएफ, कौन सी वर्टिब्रा से हम सीएसएफ लेंगे, सर्वाइकल से लेंगे, थोरेसिक से लेंगे या लंबर से। एंड व्हाई फ्रॉम द लंबर वर्टिब्रा, बिकॉज 2 लंबर वर्टिब्रा के बीच का कॉर्क सबसे बड़ा होता है और कॉर्क के बीच में से ही हम निडल डालते हैं, तो इसीलिए हम इसको लंबर पंचर कहते हैं। ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन दे सकते हैं कि सीएसएफ हम कैसे लेते हैं, लंबर पंचर निडल से और कौन से जगह से लेते हैं।
ठीक है मैम। तो फिर क्लास के बाद हम 5 क्वेश्चन शेयर कर देंगे जिसका बिल्कुल बिल्कुल तो ठीक है मैम। जैसे लेसन खत्म होने का टाइम आएगा 5 मिनट पहले ही या 7 मिनट पहले मुझे बता देना, या 10 मिनट, क्योंकि अगर इनकी भी कोई क्वेरीज होंगी तो मेरे से पूछ सकते हैं, और फटाफट मैं 1 या 2 मिनट में आपके पास क्वेश्चन है वो भी बता सकते हो। अदरवाइज आई कैन ऑल्सो टेल यू, सजेस्ट यू। ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है बेटे। एंड दिस विल बी द मेथड इन ऑल क्लासेस। एवरी टाइम वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट व्हाट वी विल डू। अब जैसे नेक्स्ट क्लास में लूंगी तो उसमें भी यही है, 10 मिनट पहले इनकी कोई क्लास में कोई क्वेश्चंस थे तो वो पूछ लें। अदरवाइज कई बार होता है नेक्स्ट क्लास में, बट व्हाई नेक्स्ट क्लास, व्हाई नॉट सेम क्लास, ताकि इनका कंफ्यूजन उसी टाइम दूर हो जाए। और जो क्वेश्चंस देंगे वो इन्होंने नोटबुक में करने हैं, रिटन में, और आई विल सी ऑल दोज नोटबुक्स ऑल्सो, डेट डाल के मैडम ने ये क्वेश्चन दिए थे और दिस आर द आंसर। ओके, राइट मैम। चलो नेक्स्ट वाज द, हमने जो पढ़ा था CSF, सी मीन्स ये पढ़ा था ना, ये जो हमने CSF इसका एग्जामिन करना है। तो ये जो हमारे ब्रेन के चारों तरफ पानी, हमने फ्लूइड पढ़ा था, और रीढ़ की हड्डी के जो नस होती है स्पाइनल कॉर्ड, उसके चारों तरफ भी है। तो इसको कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो मीन्स ब्रेन, स्पाइनल मीन्स रीढ़ की हड्डी के बीच में जो हमारी नस जा रही है, और फ्लूइड का मतलब फ्लूइड, लिक्विड। तो जब हम ये लिक्विड लेते हैं तो टेस्ट के लिए भेजेंगे तो उसमें आ जाएगा कि इसमें ब्लड के सेल्स हैं। तो ये ब्लड के सेल्स कहाँ से आए? ब्रेन से आए। तो इसका मतलब बच्चे के अंदर हेड इंजरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे वो ये कह रही थी कि वो लोकेशन भी हमें MRI से पता चल गई कि इसके ब्रेन में यहाँ हेमरेज है। अब डॉक्टर उस ब्लड क्लॉट को कैसे निकाले ब्रेन में से, क्योंकि खोपड़ी तो बोन से बनी हुई है। तो इसी का मैंने आपको सजेशन या एक सिमिलरी दी। पहले जमाने में तो अगर दीवार में कील ठोकना होता था तो कील को हथौड़ी से करते थे, पर कई बार प्लास्टर ही टूट जाता था, वहां का उखड़ जाता था। तो आजकल एक ड्रिलिंग मशीन है ना, ड्रिलिंग मशीन, उसको गोल गोल घुमाते हैं और उसके आगे कील सा या ऐसे कील की तरह कोई चीज लगा देते हैं, दीवार पे रखते हैं, तो वो दीवार के अंदर सुराख करती जाती है। ठीक है, इसी तरह पेशेंट को हम बेहोश करेंगे। ये नहीं कि पूरी होश में है तो हम ड्रिलिंग मशीन, तब तो उसकी चीखें निकलेंगी। तो पहले सिर को अच्छी तरह साफ करके उसके हेयर काटेंगे। जब तक हेयर रिमूव नहीं करेंगे हम स्कल तक या खाल तक कैसे पहुंचेंगे? इसके लिए बेटे मैं एक, चाहे ये आउट ऑफ प्लेस आंसर है, अगर कोई बच्चा या कोई एल्डर भी वो सिख फैमिली से है, सिख रिलीजन से है, तो सिख रिलीजन वाले जो हैं वो अपने बाल बढ़ाते हैं, पगड़ी बांधते हैं। तो यू हैव टू टेक स्पेशल कंसेंट फ्रॉम देम आल्सो कि इस प्रोसीजर के लिए हमें ये हेयर रिमूव करने पड़ेंगे। तो वैसे कोई मना नहीं करता, क्योंकि जान से बढ़ के क्या चीज है, रिलीजन भी है, पर रिलीजन तो तभी है ना जब हम जिंदा भी हैं। तो हेयर रिमूव करेंगे, फिर हमारी आ जाएगी खाल। तो खाल के ऊपर भी हम उसको स्कैल्पल से या जो हमारा चाकू होता है उससे कट देंगे। कट देने के बाद सारी चीजें, मांसपेशियां, फैट, वो हटा देंगे। अब हमारी बोन नजर आएगी। अब बोन को हम ड्रिलिंग मशीन से सुराख करेंगे, और फिर बड़े बड़े हमारे लेंस वाले चश्मे होते हैं, वो लेंस वाले चश्मे लगा के पतली सी चिमटी के साथ उस ब्लड क्लॉट को हम खींच लेते हैं, और फिर उसके अंदर फोम भर देते हैं जिससे वो सुराख बंद हो जाए। तो चाहे आपने बेटे ये नहीं करना, पर सब नर्सिस को ये पता होना चाहिए कि अगर हेड इंजरी हो जाए या दिमाग में कोई रसोली हो जाए तो उसको कैसे कर निकालते हैं। तो इसको कहते हैं बर होल। क्या बोलेंगे? बर होल। जैसे ततैये का छत्ता होता है, तो देखा होगा ततैये के छत्ते में जिसमें से हम शहद निकालते हैं तो गोल गोल सुराख हुए होते हैं। तो इसीलिए इस प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे? बर होल। होल मैंने सुराख, बर मैंने जो गोल सा हमने सुराख किया है, तो उसको जो गोल गोल सुराख है इस प्रोसीजर को कहेंगे बर होल। तो कोई पूछे कि ब्लड का, वो कहेंगे अरे मेरे बेटे के तो सिर में ब्लीडिंग हो रही है दीदी, क्या वो आरी से काटेंगे उसका सिर? आप उसको समझा देते हो सिंपल भाषा में, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो थोड़े बाल हटा देंगे, फिर उसके बाद उसको बेहोश तो पहले ही किया हुआ है,
इसीलिए थोड़ी देर पहले खाया पिया नहीं होना चाहिए। अगर घर से दूध और हल्दी पिला के ले जाओगे, ऑपरेशन डिले हो जाएगा। या फिर वो नाक से नली डाल के पेट को खाली करते हैं। तो झंझटबाजी की क्या जरूरत है, खाली पेट ले जाओ। अगर डॉक्टर कहता नहीं कुछ नहीं है तो चाय बिस्किट खिला दो तो खिला दो, नहीं तो घर आके खिला लो। समझ आया बेटे? तो उसको आप सिंपल भाषा में समझाओगे। फिर खाल के ऊपर चीरा दे के मांसपेशियां सब हटाते हैं। फिर एक मशीन सी होती है, जैसे दीवार में छेद करने, गड़ी गड़ी करती है, उससे उसमें सुराख हो जाएगा। और बड़े बड़े लेंसेज से डॉक्टर्स लगा लेते हैं आंखों पे, और पतली सी चिमटी के साथ वो ब्लड क्लॉट निकाल लेते हैं। तो ये हमारा CSF एग्जामिनेशन हो गया, जिससे हमें सब कुछ पता चल जाता है। बीमारी के कीटाणु तो नहीं है, और सेल्स तो नहीं है। तो ये सारा हमारा CSF एग्जामिनेशन से आ जाए। समझ आया बेटे? तो ये हमारे एक स्पेशल टेस्ट है। तो पहला हमारा एक्सरे है, जिसमें हमें लिख के भेजना पड़ेगा लोकेशन क्या है। तो डॉक्टर्स अपने आप जानते हैं कि फ्रंटल व्यू का लेना है, या ऑक्सीपुट बोन का लेना है, या राइट टेम्पोरल और पैराइटल का लेना है। इसीलिए हमने कल या परसों पता नहीं स्कल की बोन्स के नाम याद किए। समझ आ गया बेटे सबको? तो ये आज हमारा नट शेल में बहुत, उसमें तो मैंने नहीं पढ़ाया, पर आपको इससे ये पता चल सकता है कि ब्रेन के कितने स्पेशल टेस्ट होते हैं। इसी तरह EEG है, ये आपने नाम पहले नहीं सुना होगा, पर ECG सुना होगा। तो जो ECG है वो तारों वाला टेस्ट दिल का होता है। अगर दिल की कोई प्रॉब्लम है तो ECG करते हैं। तो जो आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, अगर वो ऐसे लाइन सी बन के आती है और वो अगर स्ट्रेट लाइन आ जाए तो इसका मतलब पेशेंट की डेथ हो गई है, दिल की धड़कन बंद हो गई है। इसी तरह EEG है। E मीन्स इलेक्ट्रो, दूसरे E का मतलब एनकेफेलो, जिसका मतलब है ब्रेन, और EEG, जी मैंने ग्राफ। तो स्कूल में भी आपने 10वीं क्लास में देखा होगा, ग्राफ पेपर होता है जिसमें खाने खाने से बने होते हैं। तो उस पे ही ये दिमाग की भी ग्राफ की तरह, जैसे ECG की फोटो आती है, ऐसे EEG की भी आती है। तो वो फिर डॉक्टर EEG की रिपोर्ट पढ़ के बता देते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम। समझ आ गया बेटे? तो अगर आपकी इसमें कोई प्रॉब्लम्स भी हो तो आप लिख के, या कोई चीज नहीं समझ आई तो आप वो लिख के मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप मेरे से पूछ नहीं सकते, क्योंकि बेटे हमारे पास टाइम थोड़ा कम होता है। तो इसीलिए क्लास में तो हम और देर भी बैठ सकते हैं, तो ये तो हमने किसी से टाइम लिया हुआ है। अब जो मैं आपको नेक्स्ट सिस्टम पढ़ाऊंगी, चाहे हमारा आईज के बाद मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम लिखाया है, पर मैं चाहूंगी ऐसा कोई सिस्टम पढ़ाऊं जो आसानी से आपको बहुत जल्दी समझ आ जाए। तो वो हमारा कौन सा सिस्टम है? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन क्रिया। सुबह से शाम तक हम सारा दिन कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो जब घर जाओ तो डाइजेस्टिव सिस्टम की फोटोग्राफ आपकी 9वीं 10वीं क्लास में भी है, या इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते। तो आज का जो सेकंड पार्ट है, डेट डाल के लिख लो कि मैडम ने क्या पढ़ाया है, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें बेटे अगर नर्वस सिस्टम का कोई क्वेश्चन है तो पहले पूछना चाहते हो तो वो भी पूछ सकते हो। तो फिर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम बाद में स्टार्ट करती हूँ। अजय कैसे चाहोगे, या शुभम कैसे चाहोगे आप लोग? हेलो हेलो, आप लोग से रिक्वेस्ट है, मैम ने जो बताया है नर्वस सिस्टम के बारे में, किसी को कोई सवाल है मैम से पूछ सकते हो आप, या मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूं? आप लोग को दिक्कत तो नहीं है ना? नर्वस सिस्टम, MRI में डाइजेस्टिव सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ आ रही है? किसी को कुछ पूछना है या मैम स्टार्ट करेगी न्यू चैप्टर? ये ऐसे भी कर सकते हैं, कई बार अभी इनको नहीं समझ आएगी, घर जाके जब पढ़ेंगे तो इनको पता चलेगा ये मैं दोबारा पूछूं। तो कल हम जब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे या क्लास लेंगे 5 मिनट में, आज की जो आपकी डिफिकल्टीज हैं उनको सॉल्व करने में दे दूंगी। ठीक है? ठीक है मैम। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना? कई बार होता है कि अम्मी इमीडिएटली इनको नहीं समझ आता क्या पूछना है, और घर जाके होता रही ये मैं पूछ लेती। तो कल लिख के ले आएंगे, 5 मिनट हम आज की डिफिकल्टीज के बारे में बातचीत करेंगे। तो उसमें अजय आप भी नोट कर लेना, और 5 मिनट में हम वो सबकी डिफिकल्टी सॉल्व करेंगे।
ठीक है। ठीक है मैम, ठीक तो है। अब मैं जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन क्रिया, क्योंकि ये ज्यादा फोटो में भी ना हो तो आप समझ सकोगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटे जब भी हम पढ़ेंगे तो ये सबसे पहले तो है डाइजेस्टिव में जो खाना खाते हैं उसको पचाने की क्रिया। तो पहले तो खाना कहाँ खाते हैं यही पता होना चाहिए, और उसको पचाने में कौन कौन से अंग हमारी हेल्प करते हैं। तो ये तो सभी को पता है भाई, जो खाने का निवाला होता है, चाहे वो रोटी हो, चावल हो, ढोकला हो या आलू की टिकिया हो, वो कहाँ खाते हो, कहाँ चम्मच से मुंह में डालते हो, मुंह में डालते हो। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला अंग या बॉडी का कौन सा अंग है, दैट इज द माउथ। तो लिख लो माउथ। द फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज माउथ। माउथ मैंने मुंह, MOUTH। तो अब लिखो डाइजेशन में माउथ के में कौन कौन से पार्ट्स हैं या अंग हैं जो हमारा भोजन पचाने में मदद करते हैं। तो आप सबके मुंह में क्या क्या चीजें हैं जो अंग हमारे भोजन पचाने में हमारी मदद करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे दांत है ना, दांतों से हम भोजन चबाते हैं। सेकंड क्या चीज है, टंग। टंग मैंने जीभ, ठीक है, टंग मैंने जीभ। तो जब बेटे आप रोटी मुंह में डालते हो तो रोटी का निवाला तो सूखा सूखा सा होता है, पर जैसे ही हम मुंह में डालते हैं तो मुंह में एक पानी सा आ जाता है या लार आ जाती है। कई बार हम कहते हैं ना, ये इस भोजन को देख के तो मेरे मुंह में लार आ गई, या मेरा मुंह खट्टा, खट्टी चीज का नाम लो मुंह में पानी आ जाता। अभी भी आप बैठे हो, मैं आपसे कहूँ चलो गोलगप्पे खाने जाएं, इमली खाते हैं, तो मुंह में पानी आ जाता है, पता नहीं क्यों आ जाता है। तो वो पानी मुंह में कहाँ से आता है और उस पानी का क्या नाम है। तो हमारे मुंह में ये जो पानी आता है भोजन को गीला करने के लिए, इसको कहते हैं सलाइवा। क्या बोलेंगे, सलाइवा। और हिंदी में लार कहते हैं ना, भोजन को देख के उसकी लार टपक पड़ी, लार। लार मैंने सलाइवा। इसको हम स्प्यूटम नहीं कहेंगे, स्प्यूटम तो बलगम होती है जो खांसी करने के बाद खराश से बाहर निकालते हैं, वो भी गीला गीला होता है। पर जो खाना खाते समय मुंह में पानी आता है इसका नाम है सलाइवा। तो हमारे माउथ में छोटी छोटी ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं, जिनमें ये सलाइवा बनता है। तो भगवान ने ये सलाइवा क्यों बनाया हमारे माउथ में, आप खुद सोचो। जब आप चटनी पीसने लगते हो तो पुदीना और धनिया प्याज पीसा ही नहीं जाता, तो मम्मी क्या कहती है, बेटे थोड़ा पानी डाल ले। तो पानी डालने से वो जल्दी पिस जाती है, चाहे वो सिलबट्टा हो चाहे वो मिक्सी हो। घर में भी जाके देखना, मेथी के पत्तों को मिक्सी में डालोगे वो पिसेंगे ही नहीं जल्दी, जब तक कि थोड़ा पानी का छींटा नहीं मारो। तो माउथ में हमारे कौन कौन से पार्ट्स हैं, लिख लो। माउथ में मेनली 3 पार्ट्स हैं जो हमारी पाचन क्रिया में या डाइजेशन में हमारी मदद करते हैं। द फर्स्ट इज टीथ। टीथ, TEETH, टीथ। टीथ मीन्स दांत। सेकंड इज टंग। टंग मैंने जीभ। और थर्ड कौन सा है, सलाइवा, SLAVIA, सलाइवा। सलाइवा मीन्स लार। तो आप कहेंगे मैडम भोजन जो हम खाते हैं दांतों से चबाते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, क्यों चबाते हैं, ताकि भोजन हमारा महीन हो जाए। तो जब वो महीन पिस जाता है तो उसमें से रस निकालना आसान होता है। अगर आप पत्तों को हाथ में पकड़ो और निचोड़ो तो कुछ भी नहीं निकलेगा। यही आप पीस लेते हो तो जरा सा देखो, पालक को पीसते हो तो पानी अलग हो जाता है, पत्ते पत्ते अलग हो जाते हैं। तो भोजन पचाने में जितना भोजन महीन होगा उतना ही पचने में आसानी। अब इसके बाद हमने टंग का नाम लिया, तो आप कहेंगे मैडम टंग डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी कैसे हेल्प करती है। तो लिख लो, टीथ के बाद, टीथ को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लिखो फंक्शन ऑफ टंग। जीभ का हमारे मुंह में क्या काम है या क्या महत्व है। तो लिखो टंग, TONGUE, टंग। टंग मैंने जीभ। तो जीभ का हमारे शरीर में या हमारे मुंह में क्या महत्व। तो सबसे पहले तो लिखो क्या होता है, टंग हमें क्या करती है, क्या क्या मदद करती है। अगर आप जीभ को पकड़ लो तो बोल नहीं सकते हो,
तो तभी जो छोटे बच्चे बोलना नहीं सीखते तो माँ बाप कहते हैं ना, इसको तंदुआ तो नहीं है, जीभ के नीचे कोई तार सी तो नहीं है जो इसकी जीभ को बाहर नहीं निकलने देती। तो फर्स्ट है टंग स्पीकिंग, स्पीकिंग मीन्स बोलना। सेकंड फंक्शन क्या है? टेस्ट, टेस्ट मैंने स्वाद, ठीक है। देन थर्ड इज मिक्सिंग ऑफ फूड। मिक्सिंग का क्या मतलब? जब आप मुंह में खाना खा लेते हो तो जीभ एक चम्मच या कड़छी का काम करती है, तो आप जीभ से भोजन को इधर उधर मुंह में हिलाते डुलाते हो। या आपके दांत पे कोई सब्जी चिपक गई, जैसे वो टीवी में आता, सिस्टर जी कल आपने टीचर जी पालक खाई थी, क्योंकि वो दांतों पे लगी हुई है। तो हमारी जो जीभ है वो एक चम्मच या कड़छी की तरह काम करती है, जो भोजन को मिक्स करने में मदद देती है। अब चाहे आप क्लास में बैठे हो, बेशक जीभ से मुंह में घुमा के देखो तो लेफ्ट गाल से राइट में चली जाएगी, राइट में से लेफ्ट, तो हमारे सारे मुंह में जीभ जो है, जो भोजन है उसको मिक्स करने में मदद देती है। चौथा फंक्शन क्या है बेटे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है? जब हम मुंह में खाना खा लेते हैं, खूब चबा भी लिया, लार ने भी उसको गीला कर दिया, सब कुछ हो गया, तो इसके बाद ये जो भोजन मुंह में था वो अंदर कैसे जाता है? हम कहते हैं भोजन को निगलना। तो हम जैसे कि मुंह में होता है तो निगलते हैं, जैसे निगलना समझाना चाहे मुश्किल है, पर आप खुद देखो, मुंह में खाना है तो आप ऐसे कैसे करते हो? मुंह करते हो ताकि भोजन जो है मुंह से अंतड़ियों में चले। तो ये भोजन निगलने की जो प्रतिक्रिया है, ये किसकी बदौलत होती है? किससे होती है? जीभ से होती है। ये आपको समझना बेटे क्यों जरूरी है। टीवी में ऐड नहीं आती, उसको जीभ का कैंसर हो गया। तो अगर किसी व्यक्ति को जीभ का कैंसर हो जाए तो उसकी पूरी जीभ निकालनी पड़ जाती है। अब वो उसकी जीभ तो निकाल दी, अब वो बोल तो नहीं सकता, वो तो चलो लिख के वो बता देगा क्या चाहता है, पर अगर कोई भोजन खाएगा वो तो निगल ही नहीं सकेगा, क्योंकि भोजन को निगलने में, अंदर पेट में डालने में कौन धक्का मारता है? जीभ धक्का मारती है। तो ऐसे में पेशेंट मुंह से खाना नहीं खा पाता। समझ आया आपको? तो टंग के हमारे 4 मेन फंक्शंस हैं। वो कौन से फंक्शन है? स्पीकिंग फर्स्ट, सेकंड जो है मिक्सिंग ऑफ फूड, समझ आ गया ये, फिर टेस्ट, और चौथा है भोजन को निगलना। ये जीभ हमारी टेस्ट कैसे बता देती है? टेस्ट कहते हैं ना, टेस्टी खाना है या आज बड़ा स्वाद खाना है। तो सपोज करो ये जो हमारे बेटे टंग है, इसके ऊपर, टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स, बर्ड्स किसको कहते हैं? कलियों को। जैसे फ्लावर से पहले बर्ड होती है छोटी, तो हमारे जीभ पे छोटी छोटी बर्ड्स हैं। तो ये बिल्कुल बेटे बर्ड्स ऐसी हैं जैसे आप रोटी के ऊपर फफूंदी आ जाती है। तो ये जो टेस्ट बर्ड्स हैं 4 तरह की है। टेस्ट बर्ड्स, क्योंकि हमारे स्वाद ही 4 हैं। तो पहला तो है नमकीन और खट्टा, एक स्वाद है। दूसरा कौन सा स्वाद है हमारा? कड़वा। तीसरा कौन सा स्वाद है हमारा? मीठा, है ना, मीठा, जैसे चॉकलेट है, आइसक्रीम है, मीठी चीजें हैं। और कड़वी चीज हम कौन सी बहुत खाने का शौकीन है? कई लोग बहुत शौकीन होते हैं हरी मिर्च, तो खाने के साथ हरी मिर्च जरूर चाहिए। और एक चीज और, हम स्कूलों में आपने भी खाई होगी, मैंने भी, वो जो कमरक के साथ टाटरी मिलती है, या चाट मसाला, या नींबू का अचार। तो अगर मेरे पास थोड़ा सा ही नींबू का अचार है, पर मैं सोचती हूँ कि बड़े स्वाद लेके चटके मार के खाऊं, तो मुझे कहाँ जीभ पे रख के खाना चाहिए कि मुझे बहुत ज्यादा स्वाद है? तो हमारी जो जीभ की नोक होती है ना, तो हम चाट मसाला भी हथेली पे ले लेते हैं और नोक से उसको चाटते हैं, तो स्वाद ज्यादा आता है। पर अगर यही चाट मसाला मैं जीभ के पीछे की तरफ रख दूं तो पता ही नहीं चलेगा कि आप आटा खा गए हो या आपने चाट मसाला खाया है या कुछ और खाया। तो इसका मतलब जो खट्टे के टेस्ट बर्ड्स हैं वो हमारी जीभ के नोक पे हैं। तो लिख लो, खट्टी चीज के टेस्ट बर्ड टंग की नोक पे हैं। बिटर, बिटर मैंने कड़वा, बिटर के टेस्ट बर्ड्स का है साइड ऑफ द टंग, जो है। तो तभी हम मिर्ची को ऐसे हाथ में पकड़ के साइड में रख के खाते हैं, सामने रख के मिर्ची नहीं तोड़ के खाते, जिनको मिर्ची खाने का शौक है। तो बिटर का टेस्ट साइड ऑफ द टंग। और स्वीट का टेस्ट कहाँ होता है? सेंटर ऑफ द टंग। तो मेरे पास अगर एक क्लेयर है छोटी सी और मैं सोचती हूँ बहुत स्वाद लेके खाऊं, तो टिप के पास रख के खाऊंगी
कुछ स्वाद नहीं आएगा। और अगर सेंटर पे रख के खाऊंगी पीछे करके थोड़ा सा, जो जीभ का सेंटर सा पीछे की तरफ है, तो आप खुद देख लो, आप एक्लेयर खाते हो या चॉकलेट खाते हो तो बिल्कुल सामने नहीं रखते हो, जीभ के थोड़ा पीछे करके रखते हो ताकि आपको इसका स्वाद ज्यादा आए। तो ये हमारे टेस्ट बर्ड्स हैं जो हमें भोजन का स्वाद बताते हैं। तो ये तो फंक्शन ऑफ टंग हो गए, ठीक है। अब हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं बेटे, ये हमारे माउथ में 3 जगह है सलाइवरी ग्लैंड्स, और इनके अलग अलग नाम है। घर में जाके शीशे में देखना, आप अगर जीभ को ऊपर करते हो तो जीभ के नीचे जो खड्डा सा है उसके दोनों तरफ जैसे अखरोट की गिरी होती है ऐसे 2 ग्लैंड्स हैं। तो अगर आप इस जीभ से इन दोनों ग्लैंड्स के ऊपर जरा सा रबिंग करोगे तो जीभ के अंदर नीचे पानी सा भर जाता है, सलाइवा। तो एक हमारी ग्लैंड्स जीभ के नीचे है, ठीक है, दोनों तरफ। सेंटर ऑफ जो जीभ है एक तार सी होती है, तो एक इस तरफ होगी जैसे अखरोट की गिरी है, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, जीभ के नीचे जो खड्डा है उसमें है। दूसरी हमारी कहाँ पे है, जहाँ हमारे कान है इसके सामने है बिल्कुल। तो जब हम कहते हैं ना इसको कण पहले निकल आए, एक हिंदी भाषा में कई बार कहते हैं कुम्हार की मिट्टी लगा दो, तो ये किस चीज की ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। तो हम, और तीसरी कहाँ पे है, जबड़े के नीचे है, जो हमारा ये नीचे का जॉ है इसके नीचे है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स की लोकेशन कौन सी जगह पे है, 3 जगह। तो अब नाम लिख लो। कान के सामने पैराइटिड ग्लैंड, कान के सामने पैराइटिड ग्लैंड, जिनको हम कर्णपेले कहते हैं अगर इनमें सूजन आ जाए तो, पैराइटिड ग्लैंड। दूसरा जीभ के नीचे, तो एक बेटे वर्ड होता है सब, SUB सब, है ना। तो सड़क पार करने के लिए एक तो सड़क के ऊपर पुल होता है तो जिसको तो हम ब्रिज कहते हैं, और एक सड़क पार करने के लिए सड़क से नीचे होता है जिसको हम सबवे कहते हैं। तो जहां भी वर्ड सब आए इसका मतलब नीचे, अंदर से। तो ये ग्लैंड्स कहाँ पे हैं, जीभ के नीचे, तो इसीलिए इनका नाम है सब लिंगुअल। लिंगुआ का मतलब होता है जीभ, सब लिंगुअल, ठीक है। तो पहला हुआ सब मैंडिब, सब पहला हुआ पैराइटिड ग्लैंड कान के सामने, दूसरा जीभ के नीचे सब लिंगुअल, और तीसरा जबड़े के नीचे। तो नीचे की इंग्लिश हमने अभी पढ़ी थी, सब होता है, तो इसको कहेंगे सब मैंडिबल ग्लैंड। तो हमारे शरीर में जो लार बनाने वाली ग्रंथियां हैं कितनी हैं, 3 हैं। पैराइटिड ग्लैंड राइट साइड में भी कान के सामने और लेफ्ट साइड में भी। सेकंड है सब लिंगुअल, जीभ के नीचे। चौथा कौन सा है, सब मैंडिबल। तो मैं एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछूंगी, अभी से ही आपको बता रही हूँ, हमारे माउथ में सलाइवा कहाँ से आता है। तो आप लिखेंगे सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड्स बनाती है। ग्लैंड्स मैंने ग्रंथियां, ये ग्लैंड्स बनाती हैं, और ये 3 जगह हमारे शरीर में है। नेचुरल लार मुंह में बनती है तो ग्लैंड भी तो मुंह में ही होगी ना, किसी और जगह थोड़ी होगी। तो कौन सी है, कान के सामने पैराइटिड ग्लैंड, जीभ के नीचे सब लिंगुअल ग्लैंड, और जबड़े के नीचे सब मैंडिबुलर ग्लैंड। बेटे ये जो पैराइटिड ग्लैंड है ना, इसमें अगर वायरस इन्फेक्शन कर दे तो इसमें बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है और बहुत ही सीवियर पेन होता है और लाल हो जाती है बिल्कुल, है ना। तो कई बार होता है जो कुम्हार की मिट्टी होती है वो ठंडी होती है मिट्टी, तो कई बार माँ बाप उसके ऊपर मिट्टी का लेप कर देते हैं, क्योंकि अभी तो हम बर्फ भी रख सकते हैं। तो पहले जमाने में लोगों के पास बर्फ नहीं होती थी, तो मिट्टी का ही एक जैसे आटे का आप लोई बनाते हो ऐसे गोला सा बना के यहाँ चिपका लेते थे। तो जो कुम्हार की मिट्टी होती है वो चिकनी होती है, तो चिपकी रहती है और ठंडक पहुंचती है ताकि पेशेंट को दर्द कम। अब बेटे ये जो हमारी पैराइटिड ग्लैंड्स हैं वायरस की वजह से, तो यही वायरस अगर सपोज करो पेशेंट फीमेल है तो मुझे इतना फिक्र नहीं होगा, पर अगर मेरा पेशेंट मेल है और उसके पैराइटिड ग्लैंड्स में सूजन आई हुई है, तो मैं एक बात और उसके माँ बाप को समझाऊंगी या पेशेंट को समझाऊंगी। ये जो वायरस है जो कान के सामने ग्लैंड में इंफेक्शन करता है, ये जॉइंट्स में जहाँ
बाथरूम की जगह होती है, यूरिन की दोनों तरफ टेस्टिस होते हैं, है ना। तो ये टेस्टिस में सूजन कर देती है और बहुत सीवियर पेन होता है। तो तब हम पेशेंट को कहते हैं कि लंगोट बांध के रखना है ताकि आपके टेस्टिस लटके नहीं और उसमें बहुत सीवियर पेन होगा। बेटे चाहे इस समय सुनने में आपको अजीब सा लगेगा कि मैडम कहाँ तो माउथ की बात कर रही है और कहाँ स्क्रोटम की, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पुरुषों में ये वायरस अंदर स्क्रोटम को इन्फेक्ट कर देता है तो जब शादी होगी तो बाल बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि इसमें जो स्पर्म्स बनते हैं उसको वायरस खत्म कर देता है। तो मेरा पढ़ाना फर्ज है। पढ़ाई बेटे कभी गंदी नहीं होती, हमारी सोच गंदी होती है। समझ आ गया। तो हमारा जो सलाइवा है 3 जगह बनता है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब सलाइवा भी पढ़ लिया, टंग भी पढ़ लिया, अब आता है हमारे दांत। अगर बेटे हम दांत को देखें तो एक बच्चा जन्म लेता है तो पहले दांत आते हैं जिसको हम कहते हैं दूधिया दांत, है ना। ये दांत अगर टूटते हैं तो दोबारा हमारा परमानेंट टीथ आते हैं। परमानेंट मीन्स जो दोबारा टूटते नहीं, तब टूटते हैं जब हमारे दांत खराब हो जाएं, या हम कहते हैं दांतों को कीड़ा लग गया, या पस पड़ गई, या पायरिया हो गया, वो हम सब बातें पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो दांतों का क्या काम है। तो अगर बेटे आप अपनी जीभ से दांतों को महसूस करो, क्या सारे दांतों की बनावट एक जैसी है। आप कहेंगे नहीं मैडम, जो पिछले दांत हैं वो तो चौड़े चौड़े हैं जैसे गिट्टे होते हैं, है ना। और अगर हम सामने से लें, सेंटर से, तो जो सामने वाले दांत हैं ये बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे मोची की वो हथौड़ी होती है जिसके आगे वो कील निकालने वाला बना होता है, जैसे टेढ़ी उंगलियां हम कर लें। तो ये हमारे जो आगे वाले दांत हैं ये हमारे पतले पतले होते हैं, और जैसे जैसे हम कान की तरफ दांतों के जाते जाएं तो ये चौड़े चौड़े होते हैं। तो अगर सपोज करो आपकी मम्मी कहती है बेटे ये अखरोट है, हथौड़ी तो है नहीं, दांत से ही तोड़ ले, तो आप कहाँ रख के तोड़ोगे। पीछे के दांतों पे। अगर सामने के दांतों में हथौड़ी रखोगे दांत और जोर से दबाओगे तो अखरोट तो निकल के बाहर गिर जाएगा। समझ गए। या कई बार हमारे पास कैंची नहीं होती, आपने भी घर में किया होगा, मैं भी कई बार कर ही लेती हूँ। कैंची नहीं होती तो हम क्या करते हैं, कपड़े को अगर वो साफ सुथरा सामने के दांतों के बीच में रख के चीर देते हैं। या और अच्छा एग्जाम्पल, हमारे तो हाथ पांव है, रोटी का निवाला तोड़ते हैं। कुत्ता और बिल्ली कैसे रोटी तोड़ते हैं, वो हाथों से तो नहीं तोड़ते ना, बंदर तो तोड़ के खा लेता है। तो डॉगी क्या करता है, एक पैर से रोटी को या मांस के टुकड़े को दबा लेता है और जो सामने के दांत हैं उससे उसको छीलता है। तो इसका मतलब जो हमारे सामने के दांत हैं ये काटने के लिए और चीरने के लिए। गन्ना भी आपने अगर छीलना है तो सामने के दांतों के बीच में रख के उसके छिलके को छीलते। तो सामने के दांत हमारे किसी भी भोजन को या किसी चीज को काटने के और चीरने के काम आते हैं। और जो हमारे पीछे के दांत हैं वो हमारे किसी भी भोजन को महीन पीसने के काम आते हैं। तो जो अगर मुझे चने भी खाने हैं, है ना, आप भी ऐसे ही खाते, सामने के दांतों के आगे थोड़ी चने रख लोगे, यहाँ रखोगे तो वो तो उछल के बाहर ही चना आ जाएगा। तो हम मुंह में फक्की लेके साइड में लेते हैं और चने साइड में चबाते हैं, क्योंकि ये हमारे दांत बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे सिलबट्टा होता है। तो सिल का अगर पत्थर बिल्कुल चिकना हो तो चीज पीसी नहीं जाती, तो हम छेनी वाला जो आता है उससे उसमें उसको खुरदरा बनवाते हैं। तो इसी तरह हमारे जो पीछे के दांत हैं वो चौड़े चौड़े हैं और वो थोड़े थोड़े ऊपर की सतह पे खुरदरे भी हैं। तो बीच में जब हम अखरोट या चने डालते हैं तो ऊपर से दांत वाला जो जबड़े, ऊपर वाले जबड़े के दांत हैं वो नीचे वाले जबड़े के दांत के बीच में जो चीज है उसको दबाते हैं और वो क्रश हो जाता है और पिस जाता है। तो इसका मतलब पीस, कोई भी चीज भोजन को हमने पीसनी है, जैसे रोटी का टुकड़ा ही आप मुंह में डालते हो तो सामने रख के थोड़ी चिपड़ चिपड़ करोगे, है ना। तो आप कहाँ रखते हो, मोटी का वाला मुंह में डाला और साइड में गाल के नीचे ले लेते हो, चाहे वो राइट साइड हो या लेफ्ट, और जोर जोर से भोजन को चबाते हो। चबाने से महीन पिस जाता है। और चबाने में और कौन मदद करता है, सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड हमारे भोजन को गीला करती हैं और ये भोजन हमारा फटाफट महीन पीस जाता है। और जीभ फिर इसको कड़छी की तरह इधर से उधर घुमाती है ताकि सारा भोजन
महीन पिस जाए। तो हमारे ये दांत, इसका मतलब मुंह में 4 तरह के हैं। तो ये मैंने नाम बेटे किस लिए याद किए, अगर किसी दांत में दर्द है तो इसको में जो नस जाती है वो सामने बीच के दांतों से शुरू होकर आंखें तक जाती है। तभी जब हमारे दांत में दर्द हो, डॉक्टर पूछता है कौन से दांत में है, तो हम बता ही नहीं पाते, कहते शायद इसमें है या इसके पड़ोसी वाले दांत में, समझ ही नहीं आता, क्योंकि दर्द पूरे मुंह में होता। तो सबसे पहले जो हमारे सामने के ये 2 चौड़े चौड़े दांत हैं, इनका नाम है इंसाइजर्स। क्या नाम है? इंसाइजर। इंसाइजर, साइजर से सिजर्स बनता है वर्ड। तो ये सिजर्स, ये हमारे भोजन को चीरने में काम आते हैं, जैसे कैंची से कपड़ा काटते हैं, कैंची। इसके बाद आता है हमारा कैनाइन। तो कैनाइन्स में 9 वर्ड आता है और CA आता है। तो कैनाइन, CANINE, कैनाइन। तो ये आप इंटरनेट पे भी वर्ड्स के स्पेलिंग देख सकते हो या बुक से। तो पहला है इंसाइजर्स, फिर है हमारा कैनाइन, फिर आता है प्री मोलर, और उसके बाद मोलर। मोलर वो हैं जो दाढ़े हैं, कहते हैं ना दाढ़े हैं। तो प्री का बेटे क्या वर्ड है? इंग्लिश वर्ड है प्री। प्री मैंने पहले, जैसे हम कहते हैं मेरा एग्जाम प्री लंच है, यानी लंच से पहले है। पोस्ट लंच, लंच के बाद है। तो प्री और पोस्ट इंग्लिश के 2 वर्ड्स हैं। पोस्ट मैंने बाद में, प्री मैंने पहले। तो क्योंकि ये जो दाढ़े हैं वो बड़ी दाढ़ों से पहले हैं, तो इसलिए इसको प्री मोलर कहते हैं, और प्री मोलर के बाद मोलर आएगा। तो अगर मैं नाक की जैसे सीधा यहाँ से शुरू करूं, तो सबसे पहला आएगा इंसाइजर्स, फिर आएगा कैनाइन, फिर आएगा प्री मोलर, फिर आएगा मोलर। तो मोलर वो टीथ है जिसको हम दाढ़ें कहते हैं। तो कई बार कहते हैं ना अक्कल दाढ़ तो बड़ी देर से निकलती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति में अक्कल नहीं है, अक्ल तो है, एक कहने को ये उम्र के साथ बड़े सालों के बाद निकलती है। किसी की 32 साल, किसी की 35 साल, किसी की तो निकलती ही नहीं। तो अब अगर हम ये दांतों की बात कर रहे हैं, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना हमारे मुंह में कितने दांत हैं। तो पहले तो हमारे वो दूधिया टूथ थे, वो निकल गए, तो अब ये परमानेंट टीथ आए। तो ये हमारे 32 होते हैं, है ना? 16 ऊपर और 16 नीचे के जबड़े में, 16 ऊपर के जबड़े में। तभी हमारे जो नानी दादी हुआ करते थे, आजकल तो हम खूब खिलखिला के हंसते हैं, पहले जमाने में बड़े लोग हंसने नहीं देते थे लड़कियों को। अरे पूछो भी क्या गुनाह किया, तो वो क्या कहती थी, बतीसी क्यों दिखा रही है? बतीसी, बतीसी मीन्स 32। तो याद करने के लिए कि हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं, 32 दांत, 16 ऊपर और 16 नीचे। और 16 में से 8 लेफ्ट तरफ और 8 ही राइट तरफ। तो 8 राइट हो गए, 8 लेफ्ट हो गए, तो 16 हो गए ऊपर के। इसी तरह नीचे के जबड़े में जो दांत है, 8 राइट साइड में, 8 लेफ्ट साइड में, तो 16। और 16 और 16 कितने हो गए? 32। समझ आ गया? तो हमारे दांतों की संख्या 32 है। और दांतों का क्या काम है? भोजन को चीरना, फाड़ना और महीन पीसना। तो इसमें बेटे थोड़ा सा तो आपको अब ये भी पता होना चाहिए कि हमारे दांतों की बनावट क्या है। तो हमारे मुंह में बेटे ना जबड़ा होता है। जैसे कि मैं समझाने के लिए आपको तुलना दूं, तो अनार अगर काटते हो, तो आपने देखा होगा ना, अनार काटते हो तो बीच में गोल गोल होते हैं, और हर एक खाके में एक एक अनार का दाना अटका होता है या फंसा होता है। यही शक्ल हमारे दांतों की। हमारे जो ऊपर वाला दांत है, जबड़ा है, उसमें भी ऐसे गोल गोल सुराख है, जिसके बीच में हर जबड़े के अंदर, उस सुराख के अंदर एक एक दांत। तो इसका मतलब दांत की तो एक तो जड़ हो गई। तो जड़ की इंग्लिश क्या होती है? रूट। तो ऊपर वाले जबड़े में रूट ऊपर की तरफ होगी, और नीचे वाले जबड़े में रूट कहाँ होगी? नीचे की तरफ होगी। तभी तो ऊपर दांत, ऊपर वाले में देखो तो ऐसे लगता है लटक लटक रहे हैं, और नीचे वाले में देखो तो दांत ऐसे पड़े हुए हैं। तो जो नीचे वाले दांत हैं, वो दांत आपको दिखाई दे रहे हैं, और उसकी जो रूट है वो जबड़े में गई हुई है। और ऊपर से क्या चीज है? मांसपेशियां हैं, जिसको हम मसूड़ा कहते हैं। इसी तरह ऊपर के दांत हैं जो हमें दिखाई देते हैं, और उनकी जो रूट है वो जबड़े में गई हुई है।
तो ये जो बेटे दांत है, जैसे आप नया नया ये बर्तन खरीदते हो, कांच के बर्तन या कप प्लेट खरीदते हो, तो कितनी उसमें चमक होती है। और जैसे ही थोड़े दिन उसको साबुन से या कोई काम करने वाली बाई है वो तो जूने से ही रगड़ देती है, तो खरोचे भी आ जाती हैं और उसकी चमक भी खत्म हो जाती है। इसी तरह हमारे दांतों के ऊपर भगवान ने एक पतली सी परत दी हुई है, जिसको हम एनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनेमल, ENEMEL, एनेमल। ठीक है। तो ये जो है एनेमल, किसी के दांत पीले होते हैं जो बहुत ज्यादा कॉफी पीते हैं, या कईयों के दांत पान इतना खाते हैं कि सारे दांत ही रंगे हुए हैं, है ना। और कईयों के मोतियों की तरह चमकते हैं, बड़े दूर से शाइनिंग रहते हैं। तो अगर हम बेटे अपने दांतों की हिफाजत नहीं करेंगे, तो अगर ये दांत जल्दी टूट जाएंगे तो भोजन चबाएंगे कैसे, खाएंगे कैसे? ठीक है ना। तो हमें अपने दांतों की बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो ऊपर की परत एनेमल है। तो जब ये एनामल हम रोज रोज दंत मंजन, वो कौन सा वाला होता है, लाल दंत मंजन, या पहले जमाने में लोग कोयले से भी दांत करते थे, तो एनामल के ऊपर रगड़ पड़ने से खरोचे आ जाती है और वो एनामल टूट जाता है। तो अगर ये एनामल टूटेगा तो जो आप भोजन खाएंगे वो डायरेक्ट किस पे लगेगा? दांत पे। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कॉपी पे कवर चढ़ा के रखते हो। अगर कवर चढ़ा के रखोगे तो कॉपी साफ सुथरी रहेगी ना। और अगर आपने कवर उठा के फेंक दिया बांस पेपर वाला और पास बैठ के रोटी खा रहे हो, तो पता नहीं तेल गिर जाए, दाल सब्जी गिर जाए, सारी कॉपी गंदी हो जाए। तो हमें अपने एनामल को टूटने नहीं देना चाहिए। अब ये जो दांत होते हैं ना बेटे, इसमें एक पतला सा सुराख होता है। कभी आपका दांत टूटे तो देखना, जब हम कहते हैं छत पे डाल आओ तो एक नया दांत और आ जाएगा, तो बीच में उसके एक पतली सी ऐसे पाइप सी होती है जिसमें गूदा गूदा भरा होता है। ठीक है। और इसी में से हमारे कान में से जो नस आती है, वो एक एक शाखाएं हर एक दांत में देती जाएगी। जब वो हर एक में दांत में एक ही से आएगी, जैसे आप मूली के ऊपर छोटे छोटे बाल देखते हो, है ना। तो बाल ये थोड़ी है कि एक मूली पे सिर्फ एक ही ऐसा रेशा आएगा, छोटे छोटे कई रेशे होते हैं। वो किससे अटैच है? मूली से। तो अगर आप मूली को नस मान लो, और ये रेशे जो हैं हर दांत के अंदर जाने वाली नस है। तो अगर सपोज करो बेटे, आप खाना खाने के बाद ब्रश नहीं करते हो, और खाना कहाँ लगा रह जाता है? दांतों में। और दांत वो जो है सड़ जाते हैं, मुंह में जो कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया, उसको ऊपर की जो दांतों की लेयर है उसको खराब कर देंगे, जिसको हम हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं? दांतों में कीड़ा लग गया। ठीक है ना। अब अगर उसमें दांत में सुराख हो गया, तो जो भी आप खाना खाओगे उस सुराख के रास्ते वो दांत के अंदर चला जाए। तो हम क्या बोलते हैं, वो टीवी वाली भी बड़ी एडवर्टाइजमेंट करती है, मेरे दांतों में ठंडा गरम लगता है, आइसक्रीम खाती हूँ तो ठंडी लगती है, चाय पियो तो गरम लगती है ना। तो फिर वो कहती है जी सेंसोडाइन टूथपेस्ट इस्तेमाल करो। आप साइंस के स्टूडेंट हो, नर्सिंग के स्टूडेंट हो, बाजार में ये खरीदने चल पड़ोगे? नहीं। सबसे पहले तो हम ये सोचेंगे, अगर हम रात चश्मा लगा लें काला और कह दें रात हो गई है, रात थोड़ी हुई है, वो तो हमारा बुलावा है। तो हम क्या चाहेंगे? हमारे दांतों में ये सुराख हो गया है, जिसकी वजह से मेरा भोजन अंदर जा रहा है और मुझे ठंडा और गर्म लग रहा है। मुझे ये करना है कि ये सुराख बंद कराऊं, ताकि ठंडा गर्म अंदर जाए ही नहीं। उसने तो अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, वो तो कहेगी हाँ जी वाह वाह बड़ी अच्छी चीज है, अब तो मैं आइसक्रीम भी खा लेती हूँ। हो सकता है वो मेरा लेक्चर भी सुने तो कहें मैडम जी ये क्या कर रहे हो, हमारी तो बिजली बंद करा दो, है ना। तो आप क्या करोगे? आप ऐसे में ये चाहोगे कि वो सुराख होता रहे पर टूथपेस्ट ऐसे इस्तेमाल करूं। उसमें क्या चीज है? सुन्न करने की दवाई है। जैसे कभी आपने टांके लगवाने हो तो कहते हो ना दर्द ना हो, तो सुन्न करने की दवाई लगा लेते हो, उतनी देर में वो जगह सुन्न हो जाती है, तो आपको दर्द नहीं होता। इसी तरह इन चीजों में सुन्न करने की दवाई है। अब ये दांतों में मान लो आपके पस पड़ गई, तो मसूड़ों में भी पस निकलनी शुरू हो जाती है और दांतों में बड़ा दर्द होता है। तो मैं क्या करूं? दांत उखड़वा दूं? तो दांत उखड़वा दूंगी, पस पड़ गई, तो खाना कैसे खाऊंगी? तो हम, ये जो पस पड़ी है कहाँ पड़ी है? जो हमारे दांत की जड़ थी, जो जबड़े के अंदर गई हुई है। और दांत किस चीज के बने होते हैं?
पत्थर के जैसे बोन्स के, हड्डी के बने होते हैं। तो अब इस हड्डी के अंदर पस पड़ी हुई है, तो मैं अब कैसे निकालूं? क्या मैं दांत को हथौड़ी से मार के उसमें से निकालूं? कैसे निकालूं? पस पड़ गई है अंदर। तो इसको कहते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट मैंने जड़, दांत की जड़। कैनाल मीन्स वो जो छोटी सी अंदर उसकी पाइप सी या एक पतला सा जो लंबा सा सुराख जा रहा है जिसके अंदर नसें जाती हैं, ठीक है। और ऊपर सुराख होने से भोजन उसके अंदर, दांत के अंदर चला जाता है और वो नस जो है उससे हमें गर्म सर्द मिलता है। तो अब उस नस के अंदर रोटी रोज खा खा के गंद फंसा हुआ है, दाल सब्जी भी फंसी है और दांतों में पस पड़ गई। अब इस पस को मैं कैसे निकालूं? तो इसको कहते हैं, लिख लो, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट मैंने जड़, कैनाल मीन्स रूट के अंदर की जो पतली सी पाइप है, ट्रीटमेंट मैंने इलाज। अब इस दांत में जो पस पड़ गई है इसको कैसे निकालूं? इसको कहते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इसके बेटे 4 स्टेप्स हैं, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। व्हाट इज रूट कैनाल ट्रीटमेंट? सबसे पहले तो बेटे इसमें कहते हैं दांत में जहाँ सुराख था उसके चारों तरफ पहले मुंह को अच्छी तरह साफ करके उसको कहते हैं कुल्ला करो नमक के पानी से, ताकि माउथ उसका साफ हो जाए। तो फिर हम वहां पे जड़ में जो उसकी है इंजेक्शन देते हैं ताकि दांत में दर्द ना हो। अब वही प्रोसीजर जो हमारा उसमें था बर होल में, ड्रिलिंग मशीन से दांत के अंदर जो सुराख था उसको और थोड़ा सा बड़ा कर। अब वो दांत का सुराख बड़ा हो गया। अब मैं क्या करूंगी? जैसे आपके पास टिश्यू पेपर होता है ना, प्लेट्स गीली हो तो टिश्यू पेपर से साफ करते हैं। तो बाजार में ऐसे टिश्यू पेपर्स की बनी हुई पतली पतली स्ट्रिप्स आती है। पतली पतली स्ट्रिप का मतलब होता है जैसे आपकी उंगली है, चौड़ी चौड़ी सी है, ऐसे बिल्कुल पतली पतली स्ट्रिप्स आती हैं जो कि टिश्यू पेपर से बनी होती है। तो टिश्यू पेपर का क्या काम है? कोई किसी भी तरल पदार्थ को सोखना। तो वो फिर डॉक्टर क्या करेगा, वो पतली स्ट्रिप जो दांत में सुराख किया उसके अंदर डालेगा। तो वो जो है पतली स्ट्रिप हमारी टिश्यू पेपर की पस को सोख लेगी। सोख मीन्स वो जो पस है दांत के अंदर थी वो टिश्यू पेपर में आ जाएगी। फिर वो टिश्यू पेपर हम फेंक देंगे, फिर दूसरी स्ट्रिप डालेंगे, थोड़ी बहुत उसमें भी हो सकता पस आ जाए, फिर उसको भी फेंक देंगे। जब वो स्ट्रिप बिल्कुल सूखी हुई निकले तो फिर दांत के अंदर हम थोड़ा सा एंटी बीमारियों को मारने वाला जो भी दवाई होती है उसका पाउडर सा डाल देंगे ताकि अंदर कोई कीटाणु हो तो वो मर जाए। अब वो भी मर गए तो अब दांत के अंदर जो सुराख किया है इसको भी तो सील करना है ना। सील करना मैंने हमारे पास प्लास्टर लगाते हैं, तो एक होता है ना प्लास्टर, तो उसके साथ व्हाइट पाउडर होता है, जैसे सीमेंट होता है, पानी डाल दो तो जम जाता है। तो ऐसे ही उस सुराख को हम दोबारा से भर देते हैं, फिलिंग कर देते हैं, तो जिससे वो दांत का सुराख सील हो। तो इसका मतलब रूट कैनाल ट्रीटमेंट के कितने स्टेप्स हुए? 4। लिख लो। पहला, दांत को सुन्न करना, ठीक है। सेकंड, ड्रिलिंग मशीन से सुराख बनाना दांत के अंदर, ड्रिलिंग मशीन से दांत के अंदर सुराख बनाना। तीसरा, डेंटल स्ट्रिप्स, डेंटल मैंने दांत होता है उसने पढ़ा था ना डेंटल डिपार्टमेंट, डेंटल स्ट्रिप से पस को सोखना। सोखने की इंग्लिश होती है एब्जॉर्ब, है ना। पतली स्ट्रिप्स बाजार में 50 का पैकेट भी मिलता है, तो डॉक्टर के पास तो होती है, तो एक एक स्ट्रिप डालता जाएगा और उससे वो पस को सोखता जाएगा। तो तीसरा स्टेप क्या है? डेंटल स्ट्रिप से पस को सोखना। और चौथा स्टेप क्या है? सीलिंग ऑफ, जो हमने सुराख बनाया था एंटीबायोटिक पाउडर डालने के बाद, सीलिंग ऑफ टीथ या टूथ। एक दांत है तो टूथ है, 2-3 दांत है तो टीथ है। प्लूरल होता है ना, सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। तो इसका मतलब रूट कैनाल ट्रीटमेंट के 4 स्टेप्स। पर जो डॉक्टर बेटे ये ट्रीटमेंट करता है उसको अपने इंस्ट्रूमेंट्स बहुत साफ रखने चाहिए। ये नहीं कि जल्दी जल्दी में यूज करे तो एक का इन्फेक्शन दूसरे में चले जाए। सबसे खतरनाक कौन सा इन्फेक्शन है जो ब्लड के थ्रू जाता है? वो हमारा HIV का इन्फेक्शन।
तो डॉक्टर को भी कुछ स्टेराइल चीजें यूज करनी चाहिए, पेशेंट को भी इंश्योर करना चाहिए सारा हमारा सामान जो है स्टेरलाइज है। तो आज हमने दांतों के बारे में भी बेटे पढ़ लिया। अब दांतों को साफ करने के लिए हम क्या करें बेटे? नेचुरल है, दांतों को साफ करने के लिए जो भोजन बीच में फंस जाता है हम टूथब्रश करते हैं, है ना। करने को तो और भी कई चीजें, लोग नीम की दातुन भी यूज करते हैं जो कि बहुत अच्छी है, क्योंकि नीम की दातुन जब चबाते हैं तो दांतों की एक्सरसाइज भी हो गई। नीम का पानी जो है कीटाणुओं को मार भी देता है, और चबा चबा के जो नीम का आगे से ब्रश सा बन जाता है उससे वो दांतों को भी रगड़ते हैं ताकि आगे का पीलापन या जो गंदगी है वो भी सारी निकल। पर आजकल नीम की दातुन कहाँ कोई इस्तेमाल कर रहा है, ना ही कहीं आसानी से मिलती हैं, गांव में तो फिर भी मिल जाती हैं। तो फिर हम प्रेफर क्या करते हैं, ये टूथपेस्ट और टूथब्रश। तो एक टूथब्रश बेटे हमें कितने दिन तक इस्तेमाल करना चाहिए, कब बदल देना चाहिए? जब उसके ऊपर के ब्रिसल्स बोलते हैं उनको, जो ऊपर तार के ऐसे तारे तारे सी हैं, अगर वो चौड़ी हो जाएं और बाहर की तरफ गिरने लगे, मतलब वो बिल्कुल सीधी खड़ी होती है, पर अगर वो मुड़नी शुरू हो जाए दोनों तरफ तो इसका मतलब ब्रश बिल्कुल बेकार हो गया। तो जो टूथब्रश है हमारा निजी होना चाहिए, उसको कैप से ढकना भी चाहिए ताकि उसमें गंद गिरदी ना गिरे, और दांतों को अच्छी तरह ब्रश से साफ करना चाहिए। तो पहले ऊपर से हम नीचे की तरफ करेंगे ताकि ऊपर के दांत साफ हो जाए, फिर नीचे से ऊपर की तरफ ताकि नीचे के भी साफ हो जाए। अब दांतों का अंदर का हिस्सा भी तो है, हम बाहर तो 2 बार ब्रश मारते हैं, कुल्ला करते हो गए दांत साफ, ऐसे थोड़ी है। जो ऊपर के जबड़े को हम सामने की तरफ से भी साफ करेंगे, और जबड़े के अंदर की तरफ जो दांतों की परत है उसको भी साफ करेंगे। तो आप कहेंगे मैडम दांत, चलो मैं सुबह तो ब्रश करता हूँ क्योंकि मुंह में स्मेल आती है, पर बेटे रात को ब्रश करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप रात को ब्रश नहीं करके सोते हो तो जो आपने खाना खाया है वो सारा आपके मुंह के अंदर लगा हुआ है और सारी रात वो सड़ता रहेगा। ये प्रतिक्रिया बिल्कुल वैसे ही है जैसे रात को बर्तन जूठे होते हैं घर में खाना आने के बाद, तो जो लोग रात को ही मांज के रखते हैं तो सुबह रसोई बिल्कुल साफ मिलती है, और अगर नहीं मांज के रखते तो पता चला अब गर्मियों का मौसम है, आपका खाना खाने के बाद कॉकरोच अपनी पार्टी कर रहे हैं वहां पे खाने के बर्तनों पे चढ़े हुए हैं, क्योंकि हर एक पे दाल लगी हुई है, सब्जी लगी हुई है। इसी तरह हमें रात को सोने से पहले अपना माउथ ब्रश से जरूर साफ करना चाहिए, और बच्चों को भी सिखाओ कि खाना खाने के बाद कुल्ला जरूर करना चाहिए। कुल्ला करने से जो खाने के टुकड़े अटके हुए हैं वो सारे निकल जाते हैं, ठीक है। और हो सके तो बीच बीच में गर्म पानी थोड़ा लेके उसमें हल्का सा नमक डाल के उससे कुल्ला करना चाहिए। आप कहेंगे मैडम नमक डाल के क्यों? नमक डालने से जो भी हमारी माउथ की लेस होती है, चिपचिपापन होता है, सारा निकल जाता है। एक जस्ट उदाहरण के लिए बेटे, घर में अगर आप लोग, हो सकता है आप में कोई नॉनवेज ना भी हो या हो, तो जो लोग अंडा मीट मछली खासकर खाते हैं, तो जो फिश वाला फिश देता है वो नमक के पानी से साफ करके देता है ताकि उसके ऊपर की सारी जो लेस टाइप की चीज है, चिपचिपा पास है, वो सारा निकल जाए और स्मेल भी निकल जाए। तो नर्सेज के लिए मैंने पहले दिन क्लास में भी बोला था, माउथ में से स्मेल नहीं आनी चाहिए, अगर माउथ में स्मेल आए तो बुरा लगता है, तो लोग डिस्टेंस रखते बात करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया डेंटल केयर। हमें वो उससे नहीं साफ करने हैं, जो कोई मंजन होता है जिसमें कोयला होता है, वो कहते हैं कोयले से साफ करो तो दांत चमक जाते हैं, पर कोयले से रगड़ लगने से दांत खराब हो जाएंगे, उसमें जो है एनिमल है वो पूरा, उस पे सारा उसका एनिमल पे धब्बे आ जाए। तो हमें दांतों की बहुत केयर करनी है, क्योंकि दांत जो है हमारा भोजन पचाने में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम करते हैं। दांतों को भोजन को महीन पीसते, तो पीसने के बाद जीभ ने अपना फंक्शन कर दिया, और सलाइवा का बेटे भोजन गीला तो करता है, लेकिन एक काम सलाइवा और करता है, जो भोजन हमने खाया उसमें से इस पे सलाइवा पे एक्ट होने से उसमें से ग्लूकोज निकलता है। तो पाचन क्रिया की जो पहला स्टेप है माउथ में होता है, वो कौन करता है? सलाइवा। इसी तरह बेटे घर में जाके आप घर में ही हो करके देखना, रोटी का रंग कौन सा होता है? ब्राउन, भूरा होता है। अब आपने मुंह में रोटी डाली और जोर जोर से उसको चबा रहे हो, है ना,
चबाने के बाद आप देखोगे 2 मिनट 3 मिनट बाद, हालांकि मुंह खोल के कोई नहीं देखता, उसका रंग दूधिया हो जाता है, व्हाइट व्हाइट, और खाना में रोटी भी मीठी मीठी लगनी शुरू हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि सलाइवा में रोटी पे उसने एक्ट किया, उस पे असर किया, और उस रोटी में से उसने ग्लूकोज बाहर निकाला। क्योंकि रोटी किस चीज की बनी होती है? अनाज की, यानी कार्बोहाइड्रेट। तो जो हमारे मुंह में मीठा मीठा लगता है वो किस वजह से लगा? सलाइवा का एक्शन किस पे हुआ? रोटी पे, जिसकी वजह से उसमें से ग्लूकोज निकला। ठीक है, तो भोजन में कोई क्वेश्चन पूछे, पचाने की पहली प्रतिक्रिया कहाँ होती है? माउथ में, और वो किससे होती है? सलाइवा। समझ आ गया? इसके बाद जीभ जब उसको निगलेगी तो हमारा भोजन किस में चला जाएगा? फूड पाइप में। तो अगर आप बेटे अपने चिन्ह के नीचे देखो, ये जहाँ गर्दन होती है, तो देखोगे एक सामने एक पाइप सी है जो कड़ियां कड़ियां हैं, छल्ले छल्ले हैं। ये जो छल्ले छल्ले हैं, ये हमारी सांस की नली है, और इस सांस की नली के ही पीछे हमारी फूड पाइप है, यानी भोजन की पाइप। जो कि हमने भोजन निगला था, वो इस पाइप में चला जाता है। तो इसका मतलब हमारे माउथ में 2 सुराख है, एक तो सांस की नली का, नाक का, और हमारी सांस नली के बीच में माउथ में कोई ऐसी पाइप नहीं लटक रही। जो हम नाक से सांस लेते हैं वो मुंह में आता है, मुंह के बाद वो सांस की नली में जाता है। डायरेक्ट सांस की नली में जाने के लिए नाक का कोई कनेक्शन नहीं है, वो माउथ के थ्रू ही जाता है। तभी अगर हम नाक में दवाई डालें तो हमारे मुंह में दवाई आ जाती है। समझ आएंगे? तो ये जो भोजन का निवाला हमने निगला, ये जब 2 सुराख है तो सांस की नली में क्यों नहीं चला गया? भोजन की नली, उसको कैसे पता कि मुझे भोजन की नली में ही जाना? क्योंकि जैसे ही हम भोजन निगलते हैं तो सांस की नली के ऊपर एक ढक्कन सा आ जाता है। जैसे कूड़ेदान के ऊपर एक ढक्कन नहीं होता, पैर से दबाते हो तो ढक्कन खुल जाता है, जब छोड़ते हो तो ढक्कन बंद हो जाता है। यही प्रतिक्रिया जब हम भोजन को निगलते हैं तो उस टाइम होती है। जो सांस की नली के ऊपर एक पर हल्का सा ढक्कन सा है, वो नीचे गिर जाता है और सांस की नली के ऊपर ढक्कन आ जाता है, जिससे भोजन जो है हमारा फूड पाइप में जाता है, भोजन की नली। पर अगर सपोज करो आप खाना खाते समय खूब बातें कर रहे हो, खूब मजे मजे से एंजॉय कर रहे हो, तो जो ढक्कन होता है उसको बंद होना भूल जाता है, ध्यान हमारा कहीं और हो। तो ऐसे में क्या होता है, जो खाने का थोड़ा सा भी तिनका होगा सांस की नली में लग जाएगा, और इतनी तेज खांसी उठेगी जब तक कि वो छोटा सा तिनका निकल ना जाए, आप खांसी बंद ही नहीं होती। आप कितना भी कर लो, खांसी करते जाओगे, आंख में आंसू भी आते जाएंगे, और वो खांसी जो है बंद होने का नाम ही नहीं लेगी। तभी बड़े बुजुर्ग कहते थे खाना खाते समय बातें नहीं करनी चाहिए। अगर बातें करोगे तो खाने का जो फंदा है, वो उसका फंदे का मतलब छोटा सा कोई टुकड़ा है जो सांस की नली के अंदर चला जाएगा और आपकी खांसी बंद नहीं। ठीक है, इससे हमें क्या शिक्षा मिली कि खाना खाते समय कभी भी बातें नहीं करनी। समझ आ गया सबको? इसके बाद जो भोजन है हमारा फूड पाइप में जाता है, तो या तो बेटे घर से अपनी अपनी कॉपियों में डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक बना लो, और अभी मैं आपको नाम बता देती हूँ। फूड पाइप के बाद भोजन जो है स्टमक में जाता है। स्टमक मैंने पेट, वैसे तो हम पूरे पेट को पेट ही बोलते हैं, पर पेट एक थैली की तरह शक्ल का होता है। तो फूड पाइप से भोजन किस में आया? लिख लो 1 2 3 करके। फूड पाइप से भोजन स्टमक में, स्टमक के बाद छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो नाम लिख रहे हो बेटे, ऐसे 1 2 3 करके लिखना, ऐसे चौड़ाई में मत लिखना। 1 2 3 जैसे गिनती एक के नीचे एक आती है, ऐसे लिखना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन में बड़ी आंत। तो पहले भोजन छोटी आंत में आएगा, फिर बड़ी आंत में आएगा। बड़ी आंत के बाद लिखो रेक्टम, RECTUM, रेक्टम, RECTUM, रेक्टम। रेक्टम मीन्स कूड़ेदान या मलाशय।
तो जैसे आपके घर में खाना बनाते हो, ये थोड़ी है 2 प्याज के छिलके हुए तो मम्मी डस्टबिन में बाहर डालने जा रही है, आलू का छिलका होगा तो चलो फिर डालती है। तो हम घर में एक डस्टबिन रख लेते हैं रसोई में ही, छोटा सा, जो भी हमारा रसोई का कूड़ा होता है हम उसमें डालते जाते हैं। जब वो भर जाता है तब हम सफाई कर्मचारी को देते हैं। इसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन, जब सारा भोजन हम पढ़ेंगे हर एक पार्ट का क्या क्या फंक्शन है, जब सारा भोजन पच जाता है तो जो बाकी बच गया वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद गंद कहाँ जाता है? रेक्टम में, RECTUM। तभी रेक्टम को हम डस्टबिन भी बोलते हैं, डस्टबिन बोलते तो नहीं है समझने के लिए। अब जब रेक्टम भी भर जाएगा तो उसके बाद उसके नीचे एनल कैनाल है, एनल, ANAL, एनल, ये 1.5 इंच की सिर्फ होती है एनल कैनाल। कैनाल में वैसे तो नहर होती है पर यहाँ कोई नहर नहीं अंदर चल रही, उस छोटी सी पाइप का ही नाम जो है एनल कैनाल है। और जब रेक्टम पूरा भर जाएगा तो फिर मल किस में आ जाएगा? एनल कैनाल में। जब मल एनल कैनाल में आ जाए तो मनुष्य को टॉयलेट जाने की डिजायर उठती है, तो वो टॉयलेट जाएगा। वैसे जो है रेक्टम भरा होगा तो मनुष्य टॉयलेट को ले ही जाता है, भारीपन तो लगता है पर अब उसको टॉयलेट लैट्रिन नहीं आएगी। तो जैसे उसको प्रेशर पड़ता है इट मीन्स रेक्टम भर गया है, अब जो शरीर की गंदगी है वो उसकी एनल कैनाल में आ गई। जैसे एनल कैनाल में आएगी मनुष्य को टॉयलेट जाने की डिजायर होगी। तो जिस रास्ते से गंद बाहर निकलता है उसको एनस कहते हैं। लिखो ANUS, एनस। एनस मीन्स लैट्रिन का रास्ता जहाँ से मल निकलता है। ठीक है। कई बार बच्चों की माँ कहती है ना, डॉक्टर साहब इसको लैट्रिन के रास्ते चुन्ने काटते हैं, ये चनूने काटते हैं। अब तो आप नर्सिंग के स्टूडेंट हो, आप क्या कहोगे? डॉक्टर साहब एनएस के चारों तरफ इसको खींच दियो, क्योंकि हमने पढ़ लिया वो सुराग जहाँ से मल बाहर निकलता है उसका नाम एनएस। ठीक है। तो ये तो हमारी अंतड़ियों की, जैसे एक सड़क होती है उसके बीच बीच में पड़ाव होते हैं, है ना। जैसे कि मान लो आपका गुड़गांव है, गुड़गांव के बाद अगला स्टेशन आया मेट्रो स्टेशन 46 पर 56 ऑफिस है जहाँ, ऐसे। तो ऐसे ही हमारी अंतड़ियां, तो सबसे पहले माउथ से किसमें गया? फूड पाइप, जिसको इसोफेगस भी कहते हैं। फिर स्टमक, स्टमक से गया छोटी आंत, छोटी आंत से गया बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन से गया रेक्टम, रेक्टम से गया किसमें गया? एनल कैनाल। ठीक है। तो ये हमारा भोजन का एक रूट है। और इसके साथ मदद करने के लिए और भी बहुत चीज है। तो राइट साइड में लिवर होता है, राइट साइड में पसलियों के नीचे लिवर है। तो लिवर में से भी जूसेस निकलते हैं जो कि अंतड़ी में डलते हैं, जिससे खाने में जो चीज नहीं पची वो भी पची। तो आप मेरे से कहेंगे मैडम ये स्मॉल इंटेस्टीन और लार्ज इंटेस्टीन, स्मॉल इंटेस्टीन बेटे लंबाई में बहुत लंबी है, तो आप कहेंगे बेटे फिर उसका नाम लार्ज इंटेस्टीन होना चाहिए, स्मॉल क्यों रखा? क्योंकि इसका सुराग छोटा है। तो अगर कोई इसी चीज का सुराग छोटा होगा तो आस्ता आस्ता ही तो आगे खिसकेगा ना, जल्दी थोड़ी खिसकेगा। और लार्ज इंटेस्टीन का सुराग बड़ा होता है क्योंकि उसमें से मल को निकलना है। तो जैसे आपकी पानी की पाइप पतली होती है, गटर की पाइप बड़ी होती है, चौड़ी होती है, सुराग बड़ा होता है। अगर सपोज करो आपके पास कमरे में आपकी बाली गिर गई है या बुंदा गिर गया, तो आप कहते हैं ना झाड़ू लगाओ, जो कूड़ा निकलेगा उसमें तुम्हें वो चीज मिल जाएगी। इसी तरह हमने जो भोजन खाया, मुंह में निवाला डाला, वो सारे रास्ते रास्ते चलता चलता एनल कैनाल से, एनस से फीकल मैटर में आ गया। तो अगर हम ये फीकल मैटर जिसको हम स्टूल टेस्ट कराते हैं, तो हमें अंतड़ियों में कोई भी बीमारी होगी तो पता चल जाएगा। तो अंतड़ियों की बीमारी को देखने के लिए सबसे सिंपल टेस्ट कौन सा है? स्टूल एग्जामिनेशन। ठीक है। टॉयलेट टेस्ट करना, ब्लड होगा तो भी आ जाएगा, पेट में कीड़े होंगे उसके अंडे आ जाएंगे, पस होगी तो भी आ जाएगा, कुछ और होगा तो भी आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो सब बच्चों को समझ आया? नर्वस सिस्टम के क्वेश्चन 5 लिख लो। नेम ऑफ बोन्स ऑफ स्कल,
स्कल की बोन्स के नाम, ठीक है। सेकंड, नेम ऑफ वर्टिब्रा, रीढ़ की हड्डियों के नाम। कौन सी हड्डियों के बीच का कॉर्क सबसे बड़ा है? दिमाग के चारों तरफ जो फ्लूइड है उसका क्या नाम है? नेम ऑफ द फ्लूइड अराउंड द ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्टम्स ऑफ हेड इंजरी। Symptoms of head injury. What are the common tests for brain injury? Name of the common test for head injury या of the brain, ठीक है। How we take CSF? How we take CSF? What are the advantage of lumbar puncture? Advantage means फायदा. What are the advantages of lumbar puncture? कल पढ़ाया था ना, दो फायदे हैं, एक तो फ्लूइड को टेस्ट के लिए भेज सकते हैं, दूसरा इसी से सुन्न करने की दवाई डाल के ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेटे हमारे कॉमन हो गए नर्वस सिस्टम के टेस्ट। अब आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइजेस्टिव सिस्टम? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम से आपका क्या अभिप्राय है या आप क्या समझते हो? What are the mouth parts? What are the mouth parts which help in digestion? Function of each part, जैसे teeth है, tongue है, function of each test. What is the commonest test for digestive system? What is the commonest test? Commonest means सबसे आसान test of digestive system. तो आप क्या लिखोगे? Stool examination. Make a well-labeled diagram of digestive system. ये नेट से देख लेना, कल जब मैं पढ़ाऊंगी तो कॉपियां खोल के वो डायग्राम आपके सामने होना चाहिए। Draw a well-labeled diagram of digestive system. These are the questions which you will write, and tomorrow you are going to tell me also if you have any difficulty either for the nervous system or for the digestive system. Although digestive system we have just started, we have just read mouth parts. When you write the mouth parts, then you have to mention what is the function of the tongue, what is the function of saliva, how many salivary glands are there, and also about the teeth also. So these are the questions which you are going to do in your fair copy. First of all, do it in a rough copy, then make it a nice diagram. When you make a diagram, labeling should be done in a straight arrow type, not one line going up. तीर कमान की तरह नहीं लिखना, ठीक है। Draw the diagram in the center, and on both sides you can write the caption for the each part of the digestive system. Okay, beta. Thank you very much. Thanks a lot to everybody.